दाऊद ही इतना बड़ा क्यों बन गया, और प्लस दाऊद यहाँ से आज भी बड़ा बना हुआ है उस तरीके से कि भाई भाग गया, आईएसआई के प्रोटेक्शन में पाकिस्तान में रह रहा है, और वहाँ पे 93 ब्लास्ट में उसका नाम आया, कितने चीज़ों में नाम। इनफैक्ट अभी 2013 में जो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ था, उस केस के अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। भाई आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 93 ब्लास्ट का जो मुंबई में हुआ था, जहाँ पे मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे। आपने उस वाले केस पे रिसर्च किया कभी? उसमें दाऊद थे इन्वॉल्व? मैंने किया, दाऊद पूरी तरह इन्वॉल्व है उसमें, दाऊद इब्राहिम। और ये बोलने में कुछ भी, ये लोग अपनी सफाई देते हैं। 82 में मनिया सुरभि को मार दिया, और मारा किसने? मुंबई पुलिस ने। भाई पहला एनकाउंटर था, इंडिया का पहला एनकाउंटर था वो 82 में। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये इंडियन फिल्म में भी इनका पैसा इन्वॉल्व हुआ है, अब भी पैसा इन्वॉल्व रहता है क्या? हाँ, पहले बहुत सारा फिल्म फाइनेंसिंग मतलब होता था। कहाँ है ये दाऊद इब्राहिम? कहता वो तो कराची में है, मैं मिल के आया हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज़, उसके गैंग्रीन हो गया है, गैंग्रीन हो गया है, उसका पैर जो उंगलियाँ जो गलना शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार कुछ नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अंडरवर्ल्ड के टॉपिक को। आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गैंगस्टर्स को, जिनको मूवीज़ वेब सीरीज़ के द्वारा बहुत फेमस किया गया, उनको भी जानेंगे, और जो नाम हमने नहीं सुने उनको भी जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है वरुण जौहरी भाई, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, और ये काफ़ी रिसर्च करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया पे भी, पर अंडरवर्ल्ड इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इन्होंने डिटेल में काफ़ी कुछ रिसर्च करी है, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, जिसके बाद काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं अपने चैनल पे, जिसके बाद हमें लगा कि हमारे पॉडकास्ट पे भी इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए। तो वरुण भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। स्वागत है भाई बड़ी खतरनाक बातें होती हैं आपके पास, क्योंकि आप पूरी रियल साइड बताते हो। कि बॉलीवुड तो एकदम ग्लोरीफाई करता है ऐसी चीज़ों को, बट आप पूरी तह तक जाते हो कि क्या एक्चुअली में हुआ था, क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े नाम से, जो कि इंडिया का दाऊद जिसे कहते हैं। बिल्कुल, है ना? दाऊद से शुरुआत करते हैं। पर आपने बड़ी सही बात कही कि बॉलीवुड ने इसको ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा किया है, और मैं पर्सनली ये मानता हूँ। अभी आप अगर एक थ्योरी की तरह देखें, देखिए आज के टाइम पे मूवीज़ वगैरह आ रही हैं, मिर्ज़ापुर आई। अब मिर्ज़ापुर जब आती है सीरीज़, तो हम क्या देखते हैं कि यार एक जगह है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, क्या यहाँ पे कोई है ऐसा कालीन भैया? एक आता है ना एक थॉट आता है भाई दिमाग में, एक सही का कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर है कि फिक्शनल है कि नॉन फिक्शनल है, भाई क्या है? तो वो जो चीज़ होती है ना, वो सेम टू सेम स्टार्ट हो गई आपके 70s और 80s में भी मुंबई के अंदर। दीवार, अग्निपथ, जंजीर, ये सारी मूवीज़ आई। एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बन गया, सलीम जावेद साहब ने इतना सारा लिख दिया, ठीक है। और इसमें हर बार आप देखते हो कि किसी ना किसी मूवी में ना एक स्मगलिंग को दिखाना, डॉन का एक अलग कैरेक्टर दिखाना, कोई पठान गैंग का आदमी दिखाना, कभी कभी नाम मैच कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें ना भाई अब तो जेनजी का आ गया कि अल्फा मेल जो लड़कियों को मतलब स्ट्रिक्टली रख रहा है, मार रहा है, अपनी चला रहा है, वो मतलब यही चीज़ अलग ही टैग दिया जा रहा है इन चीज़ों को। तो मुझे तो लगता है बॉलीवुड ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, और वहाँ से जो सेंसेशनलाइज किया इसको अंडरवर्ल्ड को, वो बॉलीवुड से ही हुआ। इनफैक्ट अभी भी आप देखो बॉलीवुड से काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं, फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाल ही में IC 814 नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आई, उसमें भी नाम का, खैर वो अलग टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड से अभी चीज़ें ये सब चलती हैं। अंडरवर्ल्ड की बात करें तो दाऊद इब्राहिम को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कि बहुत ही, एक तो बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है अंडरवर्ल्ड। मतलब लोग आजकल, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग पॉडकास्ट पे, वीडियोस में कर देते हैं चीज़ें, लेकिन जेन्युइनली जो लोग काम कर रहे हैं और जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने देखा है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुंबई के। 2-3 ऐसे लोग हैं, परमार साहब हैं, जैदी साहब हैं, और बाकी और भी कई ऐसे बड़े लोग हैं, शम्स ताहिर खान साहब हैं। ये लोग बहुत डीपली उस समय से ही काम कर रहे हैं, और इनको, और हम लोग क्या करते हैं, मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। भाई मेरा 3 काम है कि मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ एक कहानी के फॉर्मेट में, जिससे कि सामने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगे, उसको सुना देता हूँ, नरेट कर देता हूँ। इतना मेरा काम है। तो ओवरऑल, क्योंकि ना मैं आपको बताऊँ अंडरवर्ल्ड के बारे में, हम लोग ने भी यार, एक तो इंटरनेट काफ़ी देर में आया घर में मेरे, तो उस टाइम पे भी ना मैंने पहली बार अंडरवर्ल्ड के या दाऊद वगैरह के बारे में जब सुना था, तो मैंने किसी टीवी का, ये न्यूज़ चैनल था, तो वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा प्राइम टाइम पे शो चल रहा था। उसमें था कि, और बहुत ही उनका अच्छा खासा TRP आया होगा उससे, वो शो था कि भाई दाऊद को फ़ोन किया, और फ़ोन टैपिंग में जो सामने आया, तो उसमें उसकी कॉलर ट्यून, जो उस समय नए नए चलते थे लोग, कॉलर ट्यून एकदम प्रोसेस करके लिखते थे,
तो उसमें कॉलर ट्यून आ रही है कि मैं जो बोलूँ हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूँ ना तो ना। अच्छा। ये उसकी कॉलर ट्यून आई उस नंबर पे और वो बज रही है, फिर बाद में वो उसका एक हेलो करके आवाज़ आ रही है। उस टाइम से मुझे लगा मैं कि यार ये बहुत ज़्यादा हीरो की तरह दिखा रहे हैं कि मतलब न्यूज़ चैनल भी, अच्छा। नो डाउट बॉलीवुड न्यूज़ चैनल्स ने सेंसेशनलाइज किया है इसको बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे को उस टाइम से था, मैंने कहा कि यार देखना है इस चीज़ को कि आखिर ये मुंबई अंडरवर्ल्ड था क्या। उसके बाद जब इंटरनेट आया हमने खंगालना शुरू किया चीज़ों को, रिसर्च करना शुरू की, चीज़ें करी और बाद में फिर आगे जाके। बट बीइंग अ जर्नलिस्ट भी जैसे आप रहे ही हो, तो आपकी रिसर्च सिर्फ इंटरनेट बेस्ड रहती है या फिर आप और तह तक जाने के लिए क्या करते हो? कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों के तो एकदम इंट्रैक्शंस हुए हैं, मतलब ये लोग मिले हैं, वो मुंबई में ही रहते थे, वो दौर भी वही था 60s 70s 80s 90s कोर टाइम एकदम अंडरवर्ल्ड का, जब सबसे ज़्यादा हमने शूट आउट्स भी देखे मुंबई की सड़कों पे, ब्लड शेड भी देखा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बड़े उस समय काफ़ी ज़्यादा, जिनके नाम पे 150 एनकाउंटर यार हमारे मुंबई पुलिस के जो मतलब एकदम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, 150 एनकाउंटर 100 एनकाउंटर। लेकिन वो टाइम था जब ये लोग लगातार मिल रहे थे, ये जो जर्नलिस्ट थे, तो इन लोगों ने ना बड़ा क्लोज से उस चीज़ को देखा है। मैं क्या करता हूँ कि मेरा रिसर्च रहता है प्रॉपर, आपका एक होता है इंटरनेट रिसर्च, ठीक है, एक होता है बेसिक इंटरनेट रिसर्च के आप गए, आपने कुछ फ्रंट पेजेस देखे, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सारे पुराने जर्नलिस्ट की किताबें हैं, जिनकी किताबें आज आपको PDF फॉर्मेट में, वो पायरेसी वाले उसमें नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, काफ़ी सारी ऐसी किताबें हैं। उसके अलावा आर्काइव्स होती हैं, कई सारे पुराने TUI टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी का तो नहीं है ना, बहुत पुराना है, हिंदुस्तान टाइम्स, तो इन लोगों ने अपने आर्काइव्स बना दिए हैं काफ़ी सारे वहाँ से। और खैर और भी अलग प्रोसेस होते हैं, कुछ लोगों को बातचीत करके निकल आती हैं कुछ खबरें, तो वो सब चीज़ें रहती है। लेकिन हाँ, तो प्रॉपर रिसर्च करके ही कंटेंट मतलब निकाला जाता है यहाँ से, भाई और मिल जाता है। आपने जो डीपली रिसर्च करी है, तो सिंस अभी हम दाऊद की बात करने ही वाले हैं, आपकी डीप रिसर्च के हिसाब से मैं अब जानना चाहता हूँ, थोड़ा पहले चलते हैं। दाऊद की इनिशियल राइवलरीज, हाउ एंड व्हेन डिड दाऊद एक्चुअली बिकेम दाऊद? करेक्ट यार, दाऊद का ना काफ़ी सारी उसके साथ चीज़ें जुड़ी हैं। देखो सबसे पहला एक जो केस आता है सामने, वो आता है कि दाऊद एक्चुअल में दाऊद बना कैसे। कुछ लोग बताते हैं कि इकबाल नतीक एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, अपना खुद का अखबार चलाते थे, राजदार के नाम से, वीकली था मुंबई में, उर्दू वीकली हुआ करता था वो, हर साप्ताहिक में, हर सप्ते में उसका आता था नया एडिशन। तो राजदार के मालिक हुआ करते थे, और वो उस समय पे ये दो जो गैंग होते थे, जो सबसे पहला गैंग रहा पठान गैंग मुंबई का, करीम लाला जिसके फाउंडर हुआ करते थे, मतलब उन्हीं ने लीड किया उसको बाद में आगे जाके। तो वो जो थे इकबाल नतीक, वो उनके खिलाफ बहुत छापा करते थे वहाँ पे। दाऊद वाला ये जो गैंग था, जो बाद में कोंकणी गैंग और बाकी बाद में आगे जाके डी कंपनी बनी है, ये तो बहुत बाद में 90s में, लेकिन उस टाइम पे वो दाऊद का, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एरिया से थे, इकबाल नतीक और दाऊद इब्राहिम रत्नागिरी से आते थे, इनके एंसेस्ट्रल जो आपके होम थे वो रत्नागिरी में थे, तो वहाँ से आते थे। और ये दाऊद उनकी तारीफ बहुत करता था कि भाई बंदे में दम है, अकेला दुबला पतला लड़का, पठान गैंग के लिए वो अच्छे खासे बड़े बड़े गैंगस्टर्स उनके खिलाफ लिख देता है, नाम सहित लिखते थे। तो ये जो चीज़ें थी ना, नाम सहित लिखना करना, तो इससे दाऊद इब्राहिम के काफ़ी नज़दीक थे इकबाल नतीक की इसी रिवेंज के चलते कि भई हमारे खिलाफ लगातार छाप देता है। सईद बाटला और आपका एक और शख्स था आयूब लाला, पठान गैंग का, इन लोगों ने हत्या कर दी थी। ये जो रिवेंज था ना, इसके बाद इसका रिवेंज लेने के लिए दाऊद इब्राहिम पहली बार एक तरह से जो निखर के सामने आया कि भाई उसने सईद बाटला को भी मारा और आयूब लाला को भी मारा, तो वहाँ से वो एक निकल के सामने आता है। उसके बाद ये करीबन 1977 की बात है, इकबाल नतीक का जब हत्या हुई, इसके बाद ये जो राइवलरी चलती गई कि भाई सबसे बड़े गैंग के साथ में, पठान गैंग जो सबसे बड़ा गैंग हुआ करता था उस टाइम पे ना मुंबई में, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, आपका डोंगरी, ये सारे इलाके में मतलब इन लोगों का चलता था। तो उनके साथ में भाई एक नया गैंग आया है, साबिर इब्राहिम कासकर का गैंग। साबिर इब्राहिम कासकर दाऊद का बड़ा भाई था, अच्छा, ठीक है, और 3-4 साल ये निकला यहाँ से ये दौर। उसके बाद ये जो राइवलरी थी इतनी ज़्यादा बड़ी कि साबिर इब्राहिम कासकर की मर्डर कर दिया गया, किसके द्वारा, पठान गैंग के द्वारा। तो इसके बाद में फिर आपने जो एक मूवी देखी होगी शूट आउट एट वडाला, मन्या सुरवे का कैरेक्टर आता है उसमें, जॉन अब्राहम ने प्ले किया है, तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है वो, लेकिन मूवी में अच्छा कैरेक्टर है, और दो रियल लाइफ में उतना ही खुखार और ख़तरनाक कैरेक्टर था वो। तो वो चीज़ें जो हैं फिर बाद में आगे निकलती हैं, लेकिन दाऊद का राइज़ जो एक तरह से एंट्री जो थी वो इकबाल नतीक के मर्डर से ही सामने आती है। मतलब काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं कि साबिर के मौत के बाद में दाऊद का उदय हुआ, मतलब दाऊद एकदम सबसे खतरनाक हो गया बड़े भाई की मौत के बाद, लेकिन उस टाइम से उसका स्टार्ट। और उस टाइम पे वो बिल्कुल अकेले थे, खुद से क्या सारा कुछ? नहीं उस टाइम पे फॉर्म हो गया था, फॉर्म हो गया था, फॉर्म गैंग नहीं हुआ था। फॉर्म एक्चुअली इस तरह से था कि
दाऊद को ना काफ़ी सारे लोग मिलते गए। ये कहते हैं ना कि यार इतने गैंगस्टर्स रहे, इतने मुंबई अंडरवर्ल्ड में लोग रहे, मतलब यहाँ से भी नहीं आपके ये तो 70s की बात हो गई, 50s से लेके 60s में 70 80s में इतने गैंग इतने लोग रहे, और दाऊद से बहुत बड़े बड़े भी रहे। वाशु दादा करके एक पहलवान हुआ करते थे, दाऊद का खुद का जो गुरु था खालिद पहलवान, वो हुआ करते थे। तो ये सब हाजी मस्तान करीम लाला रहे, लेकिन दाऊद ही इतना बड़ा क्यों बन गया? और प्लस दाऊद यहाँ से आज भी बड़ा बना हुआ है उस तरीके से कि भाई भाग गया, ISI के प्रोटेक्शन में पाकिस्तान में रह रहा है, और वहाँ पे 93 ब्लास्ट में उसका नाम आया, कितने चीज़ों में नाम। इनफैक्ट अभी 2013 में जो IPL स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ था, एश रिसंत उसमें उनको आरोप लगे थे उन पर स्पॉट फिक्सिंग के, उस केस के अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था कि मतलब ये तो पूरा पाकिस्तान कराची अंडरवर्ल्ड जो अब चल रहा है नया, पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड था, अभी वो कराची अंडरवर्ल्ड वहाँ पे चला रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें नाम सामने आया। तो दाऊद का हर जगह नाम जो ऐड होता गया, मुझे लगता है पर्सनली, ये मुझे लगता है कि दाऊद को ना सही टाइम पे ऐसे लोग मिलते गए जो उसको बढ़ाते गए आगे। चाहे आप उसके मेंटोर की बात ले लो खालिद पहलवान, चाहे उसके बाद में दाऊद का आगे साबिर इब्राहिम कासकर जो उसका बड़ा भाई था, भाई वो पहले से ही पठान गैंग में काम कर रहा था, ये लोग पहले से उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे। उसके फादर पुलिस वाले थे, ठीक है, पुलिस से रिटायर हो चुके थे उस टाइम पे, तो 77 के अराउंड रिटायर हो चुके थे। तो काफ़ी बार उसने ये भी किया कि भाई मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ। मुझे याद आता है एक किस्सा था कि मतलब रणबीर लिखा नाम के एक स्टेशन इंचार्ज हुआ करते डोंगरी पुलिस स्टेशन के 1976-77 में, तो उन्होंने ना वो बड़े परेशान थे। तो ये इकबाल नतीक जिनका बारे में अभी हमने बात की, तो ये गए उनके दफ्तर में कि साहब आप परेशान इतना काय को कैसे बैठे हो, क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा यार ये पठानों ने दिमाग ख़राब कर रखा है, इतना ज़्यादा मुंबई अंडरवर्ल्ड बढ़ता जा रहा है और ये क्या ही कर रहे हैं, इसमें किसी को भी मारते थे उस टाइम पे, पठान गैंग ऐसा हो गया था। तो इकबाल नतीक मैंने बताया कि दोस्त हुआ करते थे दाऊद इब्राहिम के, वो भी इनको मानता था, ये भी मानते थे। तो इकबाल नतीक ने कहा कि सर आपने शोले देखी है? कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। वो वाला जो डायलॉग था उसका ठाकुर बलदेव सिंह वाला, तो वो कहता है पुलिस ऑफिसर को कि जय और वीरू को बुला लो, ये तो डाकुओं को वही निपटाएंगे। अलग अलग किस्से हैं कि वो बताते हैं कि शोले से दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ, कोई कहता है इकबाल नतीक को मारा पठान गैंग ने तो दाऊद इब्राहिम बना। तो वो खैर वहाँ से वो चीज़ आती है कि उन्होंने पहली बार जब रणबीर लेखा ने देखा दाऊद इब्राहिम को, तो ये जे हॉस्पिटल वाले रोड पे ना सड़क पे किसी को, एक मतलब दुबला पतला था उस समय और 20 साल की उम्र थी, लेकिन एक अच्छे खासे पठान लड़के को वेल बिल्ट, उसको बुरी तरह मार रहा, मतलब उसके सिर से खून, मुंह से खून। उन्होंने जब देखा रणबीर लिखा ने, वो अपनी पेट्रोलिंग पे थे, उन्होंने देखा करा कि भाई कौन है, नाम पूछा गया था दाऊद इब्राहिम कासकर और मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ। तो वो पुलिस वाले का नाम यूज़ करना, हर बार अपने पिता का वो चीज़ें करना, ये चीज़ें उसने आगे भी कई बार की है। तो मुझे लगता है हर जगह ना उसको कहीं ना कहीं लोग मिलते गए। वैसे अगर हाजी मस्तान की बात करें तो इसका और उसका जैसे एक मूवी भी आई है जी, हाजी मस्तान के ऊपर तो सुल्तान मिर्जा, जिसका कैरेक्टर अजय देवगन ने प्ले किया है, सीरीज में भी दिखाया है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और अभी एक बम्बई मेरी जान करके आई है, करेक्ट तो है। बेसिकली उसमें दिखाया है कि दाऊद काफी सारी चीजें सीखता है उनसे, या उनके अंडर काम करके मतलब फिर जब वो उनसे दिल्ली चले जाते हैं तो वो यहाँ कंट्रोल देकर जाते हैं। तो यार वो पता है क्या है कि मूवी में पहला जो मूवी का आपने जिक्र किया ना, एक तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब ना गलत दिखाई, मेरे को तो बोलने में कुछ नहीं जाता ऐसा, काफ़ी चीज़ें फिक्शनल था, मतलब वो वैसा था कि भाई डाल दिया हम लोग ने ऐसा करके। इंस्पायर्ड होती हैं काफ़ी सारी अच्छी बड़ी बड़ी नॉवेल से और बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने वो नॉवल लिखी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें डाला, ड्रामा ये लोग डाल देते हैं उसमें ना, तो वो चीज़। लेकिन दाऊद के बारे में ये बताया जाता है कि ये सबसे पहले वाशु दादा के गैंग में था। वाशु दादा भी मतलब वो अहमद खान पठान थे शायद उनका असली नाम जो था, तो उनके गैंग में हुआ करता था। वहाँ पे जाके इसका जो मेंटोर बाद में बने, भोपाल के थे, मध्य प्रदेश के, पहलवान, खालिद पहलवान नाम से था, खालिद खान पाशा, तो वो जो थे वहाँ पे जाके इसके मेंटोर बने, ये उनसे मिलता था। उनकी भी अलग कहानी है, सबकी गैंगस्टर्स की अलग अलग कहानियाँ उनकी होती हैं। वो पुलिस वाला बनना चाहते थे, दिल्ली आए हुए थे खालिद खान पहलवान। दिल्ली में भारत कुमार करके एक टाइटल होता था चैम्पियनशिप का, बॉडी बिल्डिंग का, उसमें उन्होंने मुंबई के एक बहुत बड़े वरुण माने करके एक वो होता था पहलवान, उसको हरा दिया था। और वरुण माने जो था वो उस समय वाशु दादा, जिसका स्मगलिंग का भी काम था मुंबई में, सारा काम था, उसका बंदा था। बंदा बोले तो कि मतलब वो है कि नोन है, उसके ऊपर उन्होंने अपना वो लगाया हुआ है कि भाई ये जीतेगा, ये तो हमारा महाराष्ट्रियन कॉलेज का लड़का है और तगड़ा बाहुबली टाइप का लड़का है। तो इसको इन्होंने भोपाल से गए दिल्ली में, इधर भरत कुमार के इसमें चैम्पियनशिप में हरा दिया। तो इन्होंने ऑफ़र दिया था वाशु दादा ने उधर से, और ये 70s की बात होगी, स्टार्टिंग 70, 71, 72, कि भाई तुम मुंबई आओ,
और मेरे गैंग में आ जाओ, मैं ऐसे ऐसा काम करता हूँ। एग्जैक्ट बता देते थे कि ये काम होते हैं भाई हमारे, तुम आ जाओ, तुम्हारी अच्छी जगह इधर है। उनके फादर चाहते थे कि ये हमेशा पहलवान बने, मदर चाहती थी पुलिस में जाए। शरीर भी शानदार था। तो भोपाल में उन्होंने एमपी पुलिस का फॉर्म भर रखा, मतलब वो पूरा भर्ती उनकी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। उन्होंने सोचा कि यार ये बुला रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स में है कि फॉर्म सारा भरा कुछ हुआ है यार, रिकॉर्डेड है। और ये इनफैक्ट मतलब वो चीज़ें हैं कि अभी भी वो लोग हैं, खालिद खान पहलवान दुबई में रहते हैं अभी, तो वो बताया जाता है ये सब चीज़ें। अच्छा, वो अभी जिंदा है। हाँ। अच्छा, तो वो बड़े ही मतलब ऐसा है कि सीक्रेटली अपना तो वो दाऊद के मेंटोर की तरह रहे। तो वो फिर उनका वही हुआ आगे कि उन्होंने सोचा कि भाई मुंबई जाने का चांस मिल जाएगा, पैसा वही दे रहे हैं, घूम फिर के आ जाऊंगा अभी, तो बाद में आके यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा भोपाल में, एमपी में। वो कभी वापस आना होता नहीं है। फिर माइंड वो कन्वर्ट हुआ कि वहाँ पे उन्होंने देखा वासु दादा के पास कि भाई पुलिस वाले कैसे इनको एकदम वो ले रहे हैं कि सर सलाम वाला। तो वो जो बनना चाह रहे थे वो तो उल्टा यहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है आदमी का। तो खैर दाऊद के वो मेंटोर रहे यहाँ पे। तो उन्होंने उसके बाद मैं माफ़ करना, आपका सवाल भूल गया मैं। यही कि बेसिकली सुल्तान मिर्जा जिसे हम, उनका क्या कनेक्शन है? सुल्तान मिर्ज़ा, हाजी मस्तान ना, हाजी मस्तान का, मस्तान मिर्ज़ा उसका असली नाम था, ठीक है, तमिलनाडु से आते थे। और यहाँ पे जब आए तो उनके साथ में दाऊद का कभी भी ये नहीं रहा कि वो डायरेक्टली उनके लिए काम करता था। स्टार्टिंग से ही दाऊद इब्राहिम वासु दादा के लिए, वासु दादा पठान गैंग के साथ भी काम कर रहे थे, ठीक है। करीम लाला, बेसिकली ये जितना भी था ना, ये करीम लाला से ही शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम कभी भी हाजी मस्तान के साथ डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करते थे। इनफैक्ट जो एक अकेला किस्सा बताते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम को रोड पे मारा है, मतलब बहुत ही बुरी तरह मारा था करीम लाला ने। तो वो उन्होंने इसलिए मारा था कि कंसाइनमेंट का कुछ दिक्कत हो गया था, कुछ गोल्ड का कंसाइनमेंट था और उसमें उसने हेरा फेरी करी, तो उन्होंने बड़ा मारा। फिर वो बाद में जाके दुश्मनी आगे जाके जो बनी है, तो लंबी दुश्मनी चली थी वो। तो ये चीज़ें, लेकिन उसने हाजी के साथ कभी ऐसे डायरेक्टली काम नहीं किया हाजी मस्तान के साथ, जो मूवीज़ में दिखाया गया है कि वो उनके साथ में काम करते थे और ऐसा कुछ था, वो चीज़ें नहीं है। भाई आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 93 ब्लास्ट का, जो मुंबई में हुआ था, जहाँ पे मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे। आपने उस वाले केस पे रिसर्च किया कभी? उसमें दाऊद थे इन्वॉल्व? मैंने किया, दाऊद पूरी तरह इन्वॉल्व है उसमें, दाऊद इब्राहिम। और ये बोलने में कुछ भी, ये लोग अपनी सफाई देते हैं। वो जब भी देखिए आप इंटरव्यूज़ में कि मतलब हमने कभी इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, हम आना चाहते थे 93 में भारत, लेकिन हमें आने नहीं दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थे उसमें। उसकी भी दो अलग अलग थ्योरीज बताई जाती हैं। एक बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, उसके बाद में मुंबई में देश भर में दंगे हो ही रहे थे, तो उसके बाद मुंबई में भी ये सब शुरू हुआ। तो उसमें एक टाइगर मेमन हुआ करता था, टाइगर मेमन की दुकान वगैरह उसका बिज़नेस था, और याकूब मेमन उसका भाई था, अकाउंटेंट था। तो ये सब जला दिया था, लेकिन टाइगर मेमन हमेशा से गलत, ये इलीगल एक्टिविटीज़ में था। उसकी दुकान जलाई, उसके संपर्क दाऊद से थे, दाऊद समय तक दुबई चला जा चुका था, और दाऊद को जाके उसने फिर बातचीत की कि भाई मुझे बदला लेना है। एक थ्योरी बताई जाती है कि दाऊद खुद टाइगर मेमन को यहाँ से हटाना चाहता था, क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ा स्मगलर बनता जा रहा था। मतलब ये था कि ये जो मुहाजिर माफिया कराची वाले, ये सब इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे। तो ये मुहाजिर माफिया के साथ स्मगलिंग करना, दाऊद का अच्छा खासा नेक्सस चलता था। तो कहीं ये टाइगर मेमन जाके रिप्लेस करना किसी को, तो वो चीज़ें ना कर दे। तो वो चाहता था कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, इसको इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, ये जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट है। इन्होंने किया ही पूरा प्लान था। और ये जितने भी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के भी जो एक अदर कम्युनिटी के जो गैंग मेंबर्स थे, जो गैंग्स थे, उन लोगों का सबका मिलना हुआ। उसके बाद इन लोगों ने एक प्लान किया था, पूरा दुबई में ही हुआ था। दाऊद उसमें शामिल था, टाइगर मेमन को यहाँ से बुलाया, मोहम्मद डोसा, ये सब सारे के सारे बड़े बड़े क्रिमिनल थे, इन सब ने वहाँ से बुलाया। उसके बाद में फिर अल हुसैनी बिल्डिंग में मुंबई के अंदर, माहिम पुलिस स्टेशन की एकदम सटी हुई बिल्डिंग थी वो, जहाँ पे ये सारा RDX रखा गया था। सारी चीज़ें आई, पिस्टल, ये आपका AK-56, 47, ये सारी चीज़ें रखी। ये सब करके इन्होंने, वो पूरा इन्वॉल्वमेंट था उसका यार, एक एक चीज़ आती है सामने। दूसरी थ्योरी एक और चलती है कि इसका एक कंसाइनमेंट था दाऊद का, तो कराची माफिया ने इसका कंसाइनमेंट वहाँ पे वो पाकिस्तान से सी रूट पे शायद कुछ जब्त कर लिया था। और उसके बाद में इसको कहा था कि भाई ये 93 बॉम्ब ब्लास्ट ये ऐसे ऐसे करना है तुमको, कि तुम्हारा इधर जो डेमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का, गिराई गई बाबरी मस्जिद, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो कलंक को, मतलब इस तरह से ये सब चीज़ें उसको बोला गया कि अगर चाहिए अपना कंसाइनमेंट उनसे छुड़वाना है। ISI का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ना, तो उसका इन्वॉल्वमेंट पूरा पूरा दिखता है कि मतलब उसने लेके दाऊद इब्राहिम को कहा कि आपका कंसाइनमेंट छुड़वा देंगे, आप इसमें इस तरह से प्लॉटिंग वगैरह करा दो। फिर इसने टाइगर मेमन को चूज़ किया,
फिर जाके प्लॉटिंग करी और फिर अल हुसैनी बिल्डिंग, उसका घर था टाइगर मेमन का वो अल हुसैनी बिल्डिंग में, तो उसी के यहाँ रखा हुआ था उसके बेसमेंट के कंपाउंड में ये सब। बहुत लंबा केस पर। तो पर ये 2-3 थ्योरीज है, बट कोई ऑफिशियल कुछ वो नहीं है कंफर्म। ऑफिशियल से एक चीज़ सामने आती है, दोस्त की इन्वॉल्व था, दाऊद इन्वॉल्व था। वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है यार कि जितने लोग पकड़े गए ना बाद में, जितने भी, मतलब मुझे लगता है कि 16 ऐसे लोग थे जिनको लिस्ट किया गया था बाद में, जिनकी इंटेरोगेशन हुई, जिनको उनमें से कुछ तो गवर्नमेंट के लिए, मतलब सरकार के लिए, एजेंसीज़ के लिए भी गवाह बन गए, कन्वर्ट हो गए थे वो लोग। उन्होंने कहा कि नहीं यार ठीक है, हम इनके लिए काम करेंगे। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे इतनी बार कराची के ट्रिप होते थे, हम में से इतने लोग जो थे वो मुंबई से कराची गए, फिर वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, ISI की ट्रेनिंग कैंप थे। अच्छा, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हाँ इस तरह से था, और ये सब पूरा दाऊद इब्राहिम का काम था। वहाँ से इन लोगों ने बुलाया हमें, अनीस इब्राहिम इन्वॉल्व था, सारे इन्वॉल्व थे। उन लोगों के स्टेटमेंट आते हैं सामने, मतलब अपन लोग तो वो चीज़ें बोलते हैं, देखो जो रजिस्टर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, FIR में निकला है या किसी कोर्ट जजमेंट में निकला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उनमें निकलते हैं इन सभी के नाम सामने इसमें 93 ब्लास्ट। वैसे ये इंडिया में पहले दाऊद का पूरा ऑपरेट हो रहा था मुंबई से, जहाँ से भी होता था, तो ये दुबई जाना कब प्लान हुआ, ये थोड़ा बताओ। ये कब दुबई कब आया पिक्चर में? ये ऐसे आया था पिक्चर में कि मैंने आपको बताया इकबाल नतीक का जो जर्नलिस्ट थे, उनका मर्डर किया पठान गैंग ने, वो दाऊद के क्लोज थे। अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब डीप जाएंगे तो बहुत लंबा शायद एपिसोड भी जा सकता है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझा दूंगा आपको ओवरव्यू में कि देखिए इकबाल नतीक वाला हुआ, इसके बाद में पठान गैंग हुआ, इनकी राइवलरी चल रही थी दाऊद इब्राहिम गैंग की, तो उस समय साबिर गैंग हुआ करता था। अब साबिर इसका बड़ा भाई था दाऊद इब्राहिम का, तो उनको इन लोगों ने 81 में साबिर इब्राहिम का अस्कर को प्रभा देवी इलाके, सिद्धि विनायक जो मंदिर है उसके जस्ट सामने पेट्रोल पंप है, हाँ, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप था शायद उस समय, वो वहाँ पे इनको मार दिया था। और वो भी बड़ी भयंकर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी यार वो, मतलब कि उसमें वो जहाँ पे जाते थे एक जगह रेड लाइट एरिया में, तो वहाँ से एक लड़की थी चित्रा नाम की, नंदा नाम की, उसको साथ में इनके खबर वगैरह दिलवाई और फिर बाद में मार दिया। उसमें मनिया सुरवे का नाम भी सामने आया कि वो भी इन्वॉल्व था पठान गैंग के साथ साबिर को मारने के लिए। अब यहाँ से साबिर को जैसे ही मारा, तो साबिर की मौत के बाद ना ये दाऊद इब्राहिम का अस्कर का बताते हैं कि ये बहुत एक्सट्रीम वाइल्ड हो गया था, मतलब इसने कहा कि अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को, जो मूवी में भी दिखाया गया है। मूवी में कुछ चीज़ें एग्जैक्ट दिखा दी जाती हैं कि हाँ ये चीज़ हुई। यहाँ से फिर इन लोगों ने क्या किया, पहले उसने करीम लाला के एक भाई थे रहीम पठान, उनको मारा, फिर ये इनकी गैंग राइवलरी शुरू हो गई, उनको मारा। उसके बाद उसने बाकी अपने गैंग को ख़त्म करना शुरू किया, और उसके बाद में फिर जाके फाइनली ये जो आगे बात आती है कि आपने अभी जिसका जिक्र किया था, हाँ दुबई जाना। समद खान आखिरी बचा था, करीम लाला उस उम्र के पड़ाव पे आ गए थे कि उन्होंने कहा कि यार उनके 2 सिर्फ लीगल बिजनेस थे, ऐसा बताया जाता है, एक अल करीम होटल और एक अल करीम ट्रेवल्स था, न्यू इंडिया ट्रेवल्स और अल करीम होटल, इनके 2 बिज़नेस एक्चुअल लीगल होते थे, बाकी सारा इलीगल जुए के अड्डे, शराब का और प्रॉपर्टी, वो फाइनेंसिंग वगैरह का जो काम था, फिल्म फाइनेंसिंग, ये सब चलता था। उन्होंने उम्र के उस पड़ाव पे आके समद खान पठान को अपना सारा काम दे दिया था। वो बताते हैं थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी था उसमें। समद खान पठान को भी दाऊद इब्राहिम ने एलिमिनेट कराया, मतलब उसका ये था कि इन्होंने मेरे बड़े भाई को मारा, मैं इनका पूरा पठान गैंग पठान गैंग को 1-2 लोगों का 50-60 लोगों का गैंग नहीं था, मतलब अच्छा खासा बहुत लोग थे यार उसमें। कुछ इनके पास भी आ गए, कुछ डी कंपनी को भी बाद में, जो छोटे जो गुर्गे होते हैं उन लोगों ने डी कंपनी भी ज्वाइन की बाद में, इनकी जो आगे जाके बनी है। दाऊद गैंग था उस समय, तो डी कंपनी कहाँ ही थी, तो उनको ज्वाइन किया। लेकिन बड़े बड़े जितने खिलाड़ी थे ना इनके, इन लोगों को इसने ख़त्म किया था। और उसके बाद में जाके ये आपका जो दुबई जाने का हुआ, तो ये समद खान की मौत के बाद में 86 की शायद ये बात है, 86 की बात है, तब मुंबई पुलिस पहली बार मतलब प्रॉपरली जो दाऊद के पीछे लगी थी वो उस टाइम लगी थी, जब इसको लगा, एक्चुअल में लगा कि भाई अब तो मेरा ही नंबर बचा है, मतलब अब तो कौन ही बचा है, सबको मैंने ख़त्म कर दिया। उस टाइम पे एक्चुअल में सबको ख़त्म कर चुका था यार, मतलब माया डोलस, एक शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी बनी है विवेक ओबरॉय, हाँ, तो विवेक ओबरॉय ने उसमें माया डोलस का कैरेक्टर किया है और तुषार कपूर ने ना दिलीप बुआ का किया है। तो ये दोनों को डी कंपनी में इसने लिया दाऊद इब्राहिम ने। और प्लस उस टाइम पे क्या किया गया था कि जो राइवल जो दोनों गैंग थे, अशोक जोशी गैंग, अरुण गवली गैंग और एक रमा नायक का गैंग होता था। तो दिलीप बुआ से तो रमा नायक का बॉडीगार्ड होता था दिलीप बुआ, उसी से बॉडीगार्ड से ही उसको मरवा दिया था। और वही बताया गया था कि भाई तुमको डी कंपनी में जगह देंगे और पैसा देंगे। बाद में आगे जाके मुंबई पुलिस ने भारत का मतलब पहला डे लाइट एनकाउंटर था, शूट आउट एट लोखंड वाला जो था, मतलब बहुत ही ऐसा शूट आउट था वो कि 400
465 राउंड फायर हुए थे। हाँ 3.5 घंटे में 465 राउंड फायर, 125 पुलिस वाले, और इन 5 लोगों को मारने के लिए। 5 लोगों का गैंग होता था इधर स्वाति बिल्डिंग में, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में, तो इनको मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसमें भी ना, उसमें खैर वो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो मूवी में नहीं दिखी या मूवी में यार ये नहीं देखा, मैं बताता हूँ आपको। मूवी में, हाँ ये बड़ा सही पूछा आपने, मूवी में ना एक चीज़ नहीं दिखी। 5 लोगों को मारने पहुंचे थे, बॉडीज रिकवर हुई थी 7। अच्छा। हाँ, एक बॉडी थी वार्डन की, यरवाड़ा जेल के, पुणे में यरवाड़ा जेल का वार्डन था। वो क्या करता था, वो यहाँ पे आया क्यों था कि इन लोगों के पास में उसी दिन आया था, और वो इन लोगों के पास में आया कि भाई इनके जो गुर्गेर वहाँ पे जेल में बंद है, उनको क्या क्या चीज़ें पहुँचानी है, किसकी क्या खबर देनी है, वहाँ से क्या खबर आई हुई है। एक इनको ये बताने आया था, कम्युनिकेशन। और दूसरा एक बंदा था अनिल खूबचंदानी नाम का, वो था रियल इस्टेट, क्योंकि ये माया डोलस गैंग जो था वो पूरा रियल इस्टेट, जितने ओनर्स थे उनसे हफ्ता वसूली, कौन कहाँ नई बिल्डिंग बना रहा है, क्या बना रहा है, तो इसकी खबर देने के लिए वो दूसरा बंदा आया था। वो पूरा रियल इस्टेट की खबर देता था मार्केट की, कि भाई उसने ना इतने फ्लैट बना दिए, आपको नहीं बताया, उसने इतना कमाया है, आपको नहीं बताया। वो इसलिए आए थे। वो 2 सिविलियन थे, एक तरह से सिविलियन बोला ही जा सकता, वैसे ही बोला जा सकता है उनको। गैंगस्टर्स प्रॉपरली नहीं थे, चार्जेस उन पे ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन ये वो दोनों भी ग्राउंड फ्लोर पे उनको एनकाउंटर में मारा था। ये मूवी में नहीं मूवी में है नहीं मूवी में कहाँ है यार, मूवी में वो दिखाया है। मूवी में क्या दिखाया है कि एक इन्होंने किसी को, एक बिजनेसमैन है, उनको कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उनके लड़के को उठा के ले आए, और कोई लड़का वड़का नहीं था यार, वो तो ये दोनों लोग थे। सही बात है। और तो ये लोग भी डी कंपनी में थे, दाऊद के लिए काम करते थे ये दोनों। हाँ, डी कंपनी में माया डोलस का तो आना ही ऐसे हुआ था ना। माया डोलस पहले काम कर रहा था आपका, मेरा मानना है अरुण गवली गैंग के साथ में, गवली गैंग के साथ काम करता था उस समय पे। और गवली गैंग का उस समय एक राइवल गैंग था, अमर नायक गैंग। नायक गैंग को इसने बुरी तरह परेशान करके रखा था, मतलब ये था खुकार था। मतलब इसके बारे में कहते हैं माया डोलस के, एक्सट्रीम फ्लैम्बॉयंट, मतलब उसको वो नहीं होता आजकल जो आपने देखा होगा काफ़ी, अब तो सोशल मीडिया पे हवाई फायरिंग कर दी, कहीं कुछ कर दिया, किसी को उठा के कहीं ले गए, मारा पीटी कर दी, इस तरह का आदमी था। बहुत गालीबाज, मतलब गंदा ज़ुबान का आदमी था माया डोलस। तो वो सब चीज़ें वो करता था। लेकिन अरुण गवली गैंग में पहले काम करता था, लेकिन जब अरुण गवली और अमर नायक का दोनों का हो गया, सुलह हो गई, तो अमर नायक को इतना परेशान कर चुका था, उसने कहा अरुण गवली से कि भाई ये तुम्हारा जो बंदा है ये बस मुझे दे दो। मतलब दे दो का मतलब कि मेरे हवाले कर दो, मतलब मैं मार दूंगा इसको। इसने बहुत परेशान किया है। जब इसको खबर लगी तब जाके ये डी कंपनी भागा है, क्योंकि पहले से नाम उसका अच्छा खासा था, लोग जानते थे उसको इसमें, पूरे क्राइम जगत में। वो डी कंपनी ने ले लिया। और दूसरा बंदा वो जो दिलीप बुआ, तो उसने तो खैर डी कंपनी ने ऑफर ही दिया था, मैंने आपको बताया कि उसने अपने बॉस को रमा नायक जो थे उनको मारा। डी कंपनी जो तुषार कपूर ने प्ले किया। हाँ। इनफैक्ट वो जो रोल है हीरो यहाँ पे विवेक ओबरॉय को बना दिया इसमें, माया डोलस को बड़ा कैरेक्टर दिखाया है मूवी के अंदर। एक्चुअल में बताते हैं कि दिलीप बुआ ऐसा था कि छोटा राजन उसको मतलब बहुत ज़्यादा मानता था, मतलब उसके जैसा शार्प शूटर अभी तक डी कंपनी में नहीं हुआ, ऐसा बताया जाता है, ये कहा जाता है। इनफैक्ट अफाक जो इसाक बागवन थे, ये जो आपके शूट आउट लोखंड वाला जिन्होंने किया था, जो पूरा लीड कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो थे, तो उन्होंने, उनका स्टेटमेंट है ये। उस समय पे एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ शूट हुआ था इस पर, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कहेंगे उसको, एक न्यूज़ चैनल था, उसने यूट्यूब के उस शुरुआती दौर में एकदम इसको निकाला था। तो वो उसमें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई जब हम ये शूट आउट कर रहे थे तो उस समय दुबई से लगातार फ़ोन आ रहे थे। फ़ोन तो सारे के सारे कंट्रोल में थे इनके, पुलिस वालों के। तो वहाँ से छोटा राजन का फ़ोन था, वो लगातार कह रहा था कि इसको बचा लेना दिलीप बुआ को, इसको तो कुछ नहीं हुआ, बुआ को बचा लो, बाकी चले जाए, ये नहीं जाना चाहिए। तो वो चीज़ थी। तो वो इतना खतरनाक गैंगस्टर था। मतलब उसका तो एक किस्सा आता है कि घाटकोपर में बस स्टॉप पे उसने, मतलब वो साइको काइंड ऑफ उसको कह सकते हो आप, साइको, क्योंकि वो 2 लड़कियां खड़ी होकर हंस रही थी उस पर, उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया उन दोनों को। उसको लगा कि मतलब वो आपस में हंस रही थी, उसको लगा ये मुझ पे हंस रही है और शूट मार दिया। इस तरह के लोग हुआ करते थे। इनको बड़ा हीरोइक पर्सनालिटी में दिखा दिया जाता है ना मूवीज़ में, वो बड़ा गलत है। मन्या सुरभि को आपने दिखाया मूवी के अंदर, ठीक है, लेकिन मन्या सुरभि के बारे में एग्जैक्ट वो चीज़ बताई। नो डाउट वो जो शख्स था बीएससी केमिस्ट्री 78% से पास आउट था, ठीक है, अंबेडकर कॉलेज मुंबई। लेकिन उसके जो बड़े भाई थे सुरभि, जिनका क्या नाम था उनका, जो बड़े भाई थे, तो उनके साथ में क्या था कि वो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में इनमें थे।
इसके चलते बार बार इसको ना कॉलेज टाइम से ही ले जाया जाता था पुलिस के द्वारा कि भाई बड़े भाई कहाँ हैं तेरे, बता मतलब वो कहाँ पे हैं, मारा पीटा जाता था। तो वो बंदा उस टाइम से ही थोड़ा पुलिस से ना, एक नहीं होता कि गुस्सा है अंदर कि भाई मेरा तो कुछ है भी नहीं इसमें, तुम मेरे को क्यों ले जा रहे हो, तो वो चीज़ थी। लेकिन इसके बड़े भाई ने एक व्यापारी की ना 50,000 रुपये करीबन किसी चीज़ के लिए हत्या कर दी थी मार मार के, और उस मौका वारदात के ऊपर ये मौजूद था उधर। इसने मारा नहीं था, जो चीज़ बताई जाती है कि मारा नहीं उसने मन्या सुरवे ने कभी भी, मनोहर अर्जुन सुरवे नाम था उसका, तो उसने कभी मारा नहीं। और भार्गव सुरवे हाँ बड़े भाई थे, तो उन्होंने लेकिन वो जो उस व्यापारी को मारा था तो सारे एरिया के व्यापारियों ने फिर वो कर दिया था अनशन, एक तरह से कि प्रोटेस्ट के भाई इसको पकड़ो, दोनों को पकड़ो, दोनों वहाँ पे मौजूद थे। तब जाके इसको वहाँ पे वो एक अमोलकर करके पुलिस वाले होते थे, मूवी में भी एक कैरेक्टर दिखाया है, एक पुलिस वाले को बाद में बहुत परेशान करता है उसको जाके, तो ये ले गए उसको, उसके ऊपर धाराएं लगीं, फिर जेल में रहा। लेकिन जेल से फिर वो कुछ और ही बन के बाहर निकला था। मतलब 2 बार तो उसने अटैम्प्ट किए जेल से भागने के, हर बार भूख हड़ताल पे बैठ जाना, तबीयत ख़राब कर लेना, जेल से जैसी पुलिस हॉस्पिटल ले जाएगी, पहले पुणे के यरवाड़ा जेल के पास में जो वहाँ हॉस्पिटल है, उसके बाद में ससून हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ले जाया गया। हर बार ये लोग वहाँ से भागे। पहली बार में भागा, बाद में पुलिस ने कुछ सालों के बाद में मुंबई आ गया था, पकड़ लिया। लेकिन दूसरी बार में फिर इसने जब पकड़ा गया, सेम टू सेम यही प्लान। और जो इसके साथ के लोग थे, एक मूवी में भी जो तुषार कपूर का इसमें भी कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको ये बस पे आके बचाता है। हाँ, वो जो कैरेक्टर बड़ा दिखाया हुआ है, तो वो कुछ शख्स का शायद सेम ही नाम था जो इसमें तुषार कपूर का नाम है, मुस्लिम शख्स था वो, तो उसने भी यहाँ पे यही चीज़ की। वो इसके साथ हमेशा स्टार्टिंग से रहा और इसको छुड़ाने में भी उसी का। लेकिन मन्या सुरवे इतना ड्रेडेड था, इतना ख़तरनाक था, बताते हैं कि वो एक तेज़ाब की बोतल रखना, ठीक है, चाकू रखना, गंडासा जो होता है वो रखना, अपने पिस्टल साथ में रखना, और अपने दोस्तों तक को नहीं छोड़ा उसने। मतलब वो जब जब पैसे मांगता दोस्तों से, किसी से, 2 लोग ऐसे हैं वो अभी भी, क्योंकि हैं तो नाम लेना ऐसा सही नहीं लगता है, तो वो लोग हैं अभी भी, एक जिम, और वो जिम भी वहाँ पे है जहाँ पे उसने ये वारदात की थी, तो उनका जिम है, एक साहब हैं, तो वो इसके दोस्त हुआ करते थे कॉलेज से, अम्बेडकर कॉलेज से। उनसे पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए, तो ये जाते हैं जिम के अंदर मन्या सुरवे, और जाके सीधा वो बेंच प्रेस कर रहे थे उस टाइम पे, इनकी दोनों थाइज़ में। अच्छा, सारा देख रहा है पूरा जिम के लड़के, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि खुद भी वो बहुत वेल बिल्ड था। मतलब उसको कहते हैं मुंबई श्री वगैरह मिला हुआ था, अच्छी खासी पर्सनालिटी बना ली थी उसने। तो मार के आ गया, तो दोस्त को भी नहीं छोड़ा, ऊपर से एक और थे, उनसे पैसे उनसे मांगा, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उनके घर पे जाके तेज़ाब वगैरह फेंक दिया उन लोगों पे। तो ये हीरोइक तरीके ये से दाऊद के एंटी थे। ये दाऊद के एंटी नहीं थे दोस्त, ये इनका दाऊद मन्या का कुछ सुरवे का लिंक क्या था। था कि मन्या सुरवे कभी दाऊद के ऐसे सामने, जैसे मूवी में दिखाया है कि वो कह रहा है कि जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा, बॉम्बे का नया बाप मन्या सुरवे, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो लोग एक्चुअल में, जो जर्नलिस्ट हैं वो बताते हैं कि कुछ 2 वर्जन आते हैं इसके, एक और दोनों पे बिलीव कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई साबिर इब्राहिम कासका दाऊद का बड़ा भाई जो था, उसकी जो मौत हुई है, तो उसमें मन्या सुरवे एकदम आदमी ये था, सामने साथ में था, क्योंकि ये क्या करता था, अपने हर क्राइम को जेम्स हेडली चेस की नॉवल होती थी वहाँ से पढ़ के करता था। पढ़ा लिखा तो था ही, देखिए 78% BSc केमिस्ट्री उस टाइम पे, तो बड़ा लिखा था, तो नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़ता था। और जेम्स हेडली चेस की नॉवल थी, आज भी मिलती है वो नॉवल, तो उन सब चीज़ों को उसमें क्या मर्डर करने का तरीके नहीं, उसमें बताए मर्डर करने गए? के तरीके नहीं थे यार उसमें। वो एक नॉवल जो होती है कि एक क्राइम फिक्शनल नॉवल होती है कि भाई उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ बता दी कि हाँ इसने इसको ऐसे किया, फिर वहाँ ये हुआ, तो वो पढ़ता रहता था। उसका ये था कि वो कई अलग अलग चीज़ें पढ़ता है। लोग कहते हैं कि जेम्स हेडली चेस की नॉवल से ही उसने निकाला ये साबिर इब्राहिम कासकर की जो डेथ का, जो मैंने आपको बताया कि वो रेड लाइट एरिया में गया, एक लड़की थी, वहाँ से उसकी खबर निकाली, लड़की की किसी दोस्त को फ्रेंड बना के, फिर वहाँ पे पता चला कि प्रभा देवी इलाके में रात को निकले हैं। ये बम्बई मेरी जान में दिखाया गया है। बम्बई मेरी जान में दिखाया आपने है। देखी है वो वेब सीरीज? मैंने, हाँ, उसमें जो सुमित व्यास कर रहा है रोल, तो उसमें दिखाया गया है कि वो पढ़ रहा होता है बुक, फिर कैमरा जूम आउट होता है तो लोग आसपास डाइनिंग टेबल पे मरे पड़े होते हैं, फिर उसे मतलब हायर करा जाता है कि तुम इसको हायर किया जाता है। ये चीज़ उसमें से दिखा दी। लेकिन दूसरा वर्जन इसका है, एक और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका भी वर्जन एक्चुअल निकल के आता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने उस शख्स से बात की है जो कि उस टाइम उस गाड़ी में था, जो ये लोग पीछे एक गाड़ी ड्राइव कर रहे थे ना, और वो गाड़ी भी ऐसी थी जैसे साबिर की गाड़ी मान लीजिए आगे चल रही है, तो ये जो पीछे एम्बेसडर है वाइट कलर की, इसको इन्होंने ऐसे सजाया था जैसे शादियों की गाड़ियाँ होती हैं, फूल पत्तियाँ लगी हैं और सब। तो इसमें वो शख्स थे
तो जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं परमार साहब, तो वो बताते हैं कि भाई उस आदमी से मेरी बात हुई, वो कहता है कि इसमें मनिया सुरवे कभी था ही नहीं, अच्छा, वो इन्वॉल्व ही नहीं था। लेकिन फिर थ्योरी आती है कि मनिया सुरवे को अगले ही साल मार दिया गया। 81 में साबिर को मारा, दाऊद के बड़े भाई को, 82 में मनिया सुरवे को मार दिया। और मारा किसने? मुंबई पुलिस ने। भाई पहला एनकाउंटर था, इंडिया का पहला एनकाउंटर था वो 82 में, और इसको बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इसको मारा वहाँ पे। लेकिन वो ये बताते हैं कि भाई जब इसको मारा तो इसकी कई सारी थ्योरीज आती हैं कि दाऊद ने भी सेम टू सेम जो इसने किया था, भाई की जो गर्लफ्रेंड से वो निकाला था, उसने भी इसकी जो गर्लफ्रेंड होती थी विद्या मनिया सुरवे की, उसकी दोस्त बनवाई थी एक लड़की को प्रेशराइज करके। और फिर बाद में, क्योंकि इसको किसी ने कभी देखा नहीं था, मनिया के साथ एक चीज़ थी, इसको पुलिस की जो टीम थी उनमें से भी सिर्फ 2 लोगों ने देखा था, और वो भी उस टाइम जब इसको जेल में रहा था भाई, उस टाइम वो भी उस टाइम देखा था कि जब एक इसका जो फाइल फ़ोटो आज तक है, अभी तक वो फाइल फ़ोटो चलता है उसका, जब वो पकड़ा हुआ है मनोहर अर्जुन ब्रैकेट में सुरवे, और उसका लिखा हुआ है कि भाई यहाँ से रत्नागिरी से, जो प्रभा देवी इलाके से। तो ये सब चीज़ें जो लिखी हैं, एक वो फ़ोटो है, और उसके बाद में एक आपको एक्सक्लूसिव फ़ोटो एक बुक में मिल जाता है कि जहाँ पे वो लोग उनकी डेड बॉडी है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसको बाद में एनकाउंटर के बाद का फ़ोटो है। तो ये चीज़ें निकलती हैं वहाँ से। लेकिन हाँ, मनिया सुरवे का दाऊद के साथ डायरेक्टली कोई ऐसा ऐसे कभी आमना सामना नहीं हुआ, आता और उसके नहीं है मर्डर के पीछे हो मर्डर के सकता पीछे हो सकता है, क्योंकि एक वर्जन ये है, दूसरा वर्जन है कि भाई वो इन्वॉल्व नहीं था। बट हाँ, दाऊद का वर्जन सामने आता है कि उसने मरवाया इस तरह से। भाई आपने अभी एक नाम लिया था, छोटा राजन, छोटा राजन, करेक्ट, जिसको कहते कि भाई ये दाऊद के राइट हैंड थे जी। या हैं, जो भी है। तो बताओ थोड़ा इनके बारे में कि ये मिले कैसे, मतलब बैठी कैसे इनकी बातचीत। 82 की बात है ये। अभी जैसे आप ये देखो कि एक इसको इस तरह से भी समझो आप कि 81 में इसके भाई का हुआ, दाऊद के, इसके टाइम, इसके बाद ये अकेला पड़ा बंदा दाऊद इब्राहिम, भाई उसका भाई था उसके साथ में, जो हमेशा वो साथ में एक गैंग की तरह काम करते थे, ये अकेला पड़ा इधर से। 82 में इसकी राजेंद्र निखलजे की, यानी छोटा राजन, एक्चुअल नाम उसका राजेंद्र निखलजे था, उसकी एंट्री होती है। वो पहले काम करना शुरू करता है बड़ा राजन गैंग में। बड़ा राजन ने उसको, अब ये राजन, बड़ा राजन, छोटा राजन क्या है, तो ये ऐसा था कि पहले तो राजन निखलजे ही था। बड़ा राजन के गैंग में क्या था कि उसका पुराना एक राइवल हुआ करता था अब्दुल कुंजू नाम का, उसकी गर्लफ्रेंड को स्टील कर लिया, उस मतलब वो चीज़ें उनकी उसके साथ गलत किया बड़ा राजन के साथ। ये कब उसने। की बात है? ये 1983, हाँ 82। बड़ा राजन एक अलग बंदा है, ये बड़ा राजन, राजन नायर था, इसका अलग गैंग, काफ़ी गैंग है। मैं आपको क्या बताया था, कितने starting में हर कि भाई एरिया में इतने गैंग गैंग था है ना, क्या? इतने गैंग, इतने गैंगस्टर्स, इतने अंडरवर्ल्ड डॉन थे। लेकिन क्यों उठा ये अकेला? क्योंकि ये हर जगह पे ना ऐड होता गया। जिस बड़े आदमी का नाम सामने आया, इसने या तो उसको मरवा दिया या फिर उसके साथ या हो गया। टसल, जो मेन मुझे लगता है कि जो पठान गैंग के साथ मेन एक टसल चला आ रहा था, जो एंड तक चलता रहा जब तक ये दुबई भागा नहीं है, तो उसने उसको इतना बड़ा नाम बना दिया। बाकी तो फिर उसका फिल्म फाइनेंसिंग में, अलग अलग चीज़ों में जो पैसे वगैरह लगते हैं, बाद में गुलशन कुमार जी के मर्डर केस में नाम सामने आए इन लोगों का। वो वाला केस आपने डीपली रिसर्च किया है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल किया है। गुलशन कुमार जी के मर्डर केस में बड़ा ही ऐसा केस है वो कि जिसमें नदीम श्रवण एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, पहले गुलशन कुमार जी के साथ ही काम करते थे। बाद में उन्होंने एक एल्बम बनाई हाय अजनबी के नाम से, तो उसमें कुछ 12 गाने कुछ थे, तो एक उन्होंने रिलीज़ भी कर दिया। उनका क्या होता था गुलशन कुमार जी का कि हम आपको रिलीज़ कर देंगे, लॉन्च कर देंगे, टी सीरीज़ आपको लॉन्च करेगी, लेकिन उसके बाद आप एक बार फेमस हो गए, आपका अपना नाम बन गया, तो हम फिर दूसरों को मौका देंगे। ये चीज़ होती थी उस समय। गुलशन कुमार ने स्टार्ट किया था इसमें इंडस्ट्री में। नदीम श्रवण को उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन जब इनका एक स्टार्टिंग में गाना चल गया टी सीरीज़ से, तो उन्होंने कहा कि अब भाई आपकी दूसरी एल्बम हम नहीं कर सकते, हम अभी दूसरे आर्टिस्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी एल्बम को अब आप खुद चला रहे हो, आपका तो ऑफिस इतना बड़ा आपने बना लिया है। इन्होंने सब स्टेबल कर लिया था अपना, तो उसमें उन्होंने मना किया। ये पीछे पड़े, फिर भी इन्होंने यहाँ से एक गाना उनका चलो निकाल दिया। उस टाइम गुलशन कुमार का स्टेटमेंट और उनका सामने भी आया था कि भाई ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर, कंपोज़र अच्छे हैं, सिंगर अच्छे नहीं है। नदीम जो था, नदीम ने खुद ये गाने गाए हुए थे उसमें, तो उन्होंने कहा कि भाई सिंगर अच्छा नहीं है, हम एक गाना निकाल दिया, अगला नहीं निकालेंगे। तो उसको ये लगा कि अब ये मेरे को ख़त्म करना चाहते हैं इंडस्ट्री से। उसके काफ़ी कॉन्टैक्ट थे वहाँ पे, जहाँ उसका ऑफिस होता था, वहाँ पे बताते हैं कि अनीस इब्राहिम का, अनीस के वो बहुत, दाऊद का जो छोटा भाई अनीस इब्राहिम, तो उसके साथ में वो बहुत अच्छा दोस्ताना था इन लोगों का। उसने वहाँ बताया कि इनको कॉल वॉल करो, धमकी दो, तो वो धमकियाँ बढ़ती गई। एट द एंड आके अबू सालिम उस समय ये सब चीज़ें इनके लिए काम करता था दाऊद इब्राहिम के साथ। बाद में जाके उसको
ख़त्म किया। मतलब ये इन्होंने ये पूरा एक प्लान किया, ये किलिंग जो की थी जीत नगर में, जीतेश्वर महादेव का मंदिर था मुंबई में, वहाँ पे सुबह 10-11 बजे के आसपास में गुलशन कुमार जी को इन्होंने मारा था। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ पे इनका था उसमें हाथ था। बाद में जो लोग भी सामने निकल के जिनको पकड़ा, सादिक कालिया वगैरह, सादिक कालिया को तो माफ़ कीजिए, सादिक कालिया तो उसमें इन्वॉल्व था, ये कोई बताता नहीं है कभी भी ये चीज़ें। मतलब जितने लोगों ने वीडियो किया मैंने किसी का नहीं देखा, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को देखा था, सर्च किया था, तो वहाँ पे मुझे ये मिला कि एक दाऊद मर्चेंट नाम का एक शख्स था, उसको पकड़ा गया था, और एक और कोई राशिद करके नाम का लड़का था, उसको पकड़ा गया था गुलशन कुमार को, जिन्होंने एक्चुअल मारा है ये बता के। लेकिन बाद में ये चीज़ें बताई गई कि सादिक कालिया एक गैंगस्टर हुआ करता था, जो कि इनका बहुत ही अच्छा शार्प शूटर होता था, डी कंपनी का, उसने किया था ये काम। लेकिन उसका नाम हट जाए इसके लिए दाऊद मर्चेंट को, एक ट्रक ड्राइवर था, उसका नाम सामने ले आए थे। उसने इक्का दुक्का कुछ मर्डर किए थे छोटे, मतलब किसी और वो को इतना जैसा प्रोफेशनल था नहीं कि वो इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर कर ले, तो उसका नाम ये छुपाते हैं वहाँ पे कि सादिक कालिया। बाद में खैर उसको मार दिया था, एनकाउंटर उसका भी हुआ था मुंबई में। भाई कमिंग बैक टू छोटा राजन, हाँ छोटा राजन यार, तो छोटा राजन का मैंने ये जो बड़ा राजन था, बड़ा राजन के साथ में अब ये चीज़ें जो चलती हैं, तो ये उनके गैंग में था। लेकिन जो अब्दुल कुंजू मैंने बताया कि उसका बड़ा राजन से जो टसल चलता था, कुंजू के पीछे छोटा राजन बहुत बुरी तरह पड़ा था। और क्या किया कि अब्दुल कुंजू ने कि बड़ा राजन की हत्या कर दी, मार दिया। इसने कहा कि भाई मैं गैंग संभालूंगा, तब से वो बड़े राजन था, इसको छोटा राजन तब से नाम दे दिया। तो ये 83 के आसपास ही नाम इसका पड़ा। अब इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग आती है कि अब्दुल कुंजू का इसने कैसे पीछा किया छोटा राजन ने। इसने पहली चीज़ क्या की कि जब ये इसको मारा बड़ा राजन को, जो इसका बॉस था गैंग का, उसको तो ये पहले उस टाइम उसके पीछे पड़ा, इन्होंने बंद करवा दिया पूरा एरिया। वहाँ से अब्दुल कुंजू भाग गया, उसको पता चल गया कि भाई ये मेरे पीछे पड़े हैं, तो अब मैं क्या करूँ। वो जाके विक्रोली थाने में सरेंडर कर दिया, क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर किया था उसने कि जेल में सेफ रहूँगा। मतलब ये बाहर तो घूम ही रहे हैं, पूरे मुंबई में घूम रहे हैं मेरे को मारने के लिए छोटा राजन। और उस समय छोटा राजन को कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कहानी कि दाऊद की नज़र में कैसे आया, ठीक है। तो ये विक्रोली में छुप गया अब्दुल कुंजू, ये क्राइम ब्रांच के पास जाके अपना जेल में। वहाँ से अब क्या हुआ कि पता चला इनको कि भाई विक्रोली कोर्ट में इसकी पेशी है इस डेट को। इसने प्लान बनाया कि भाई यहाँ पे इसको मारेंगे। तो पूरा अब्दुल कुंजू क्योंकि जानता था कि ये अटैक करने वाला है, भाई मैं इतने टाइम बाद जेल से निकलूंगा, तो उसने पुलिस वालों को पैसे दे के अपनी एम्बेसडर कार खुद की मंगा के कि मैं पुलिस की वैन में नहीं जाऊँगा, उसमें जाऊँगा तो ये डेफिनेटली मेरे को मार देगा बीच में। अपनी खुद की कार मंगा के वहाँ पे जा रहा था, रेड लाइट पे इन्होंने लाल बत्ती पे मारा भी, उसमें हिट भी किया। उसकी किस्मत आप देखो, वो तब भी बच गया, दूसरी बार बचा। पुलिस वाले के ऊपर गोली लगी, राजन से फिर मिस हो गया वो, लेकिन इसने फिर पीछा नहीं छोड़ा। ये फिर जाता है उसके पीछे, कैसे कि अब्दुल कुंजू को जब यहाँ पे उस शूट आउट में इसके कंधे पे गोली लगी थी, 15-20 दिन के बाद में एक बार फिर से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जे हॉस्पिटल ले गए थे अब्दुल कुंजू को। और जब ये वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ पे ये जो प्लान था ना, इस पे दाऊद की नज़र पड़ी पहली बार छोटा राजन के ऊपर। क्योंकि राजन आप देखो 3 बार से लगातार पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और किस लिए कि भाई मेरे बॉस को मारा है इसने, उसका पर्सनल नहीं है उससे कुछ, मेरे बॉस को मारा है बड़े राजन को, तो इसलिए मारूंगा। ये प्लास्टर पहन के हाथ पे हॉस्पिटल की बेंच पे, जहाँ पे वो अंदर आने वाला था हॉस्पिटल में, वहाँ पे बैठे हैं 2 लोग। और ये पूरा प्लान इसने किया है। प्लास्टर में अंदर पिस्टल है। जैसे ही वो आया अब्दुल कुंजू, उस पर शूट किया, लेकिन वो आदमी ऐसा, उसकी ऐसी किस्मत कि उस समय भी वो जो फिर बच गया, वो लगता पुलिस वाले को, हाँ वो हिट जो था वो पुलिस वाले को लगा। ये यहाँ से फिर बच के भागा। इस टाइम इसकी दाऊद की नज़र पड़ी थी। दाऊद ने उसको मुसाफिर खाना, जहाँ पे इन लोगों का पूरा बैठक होता था, वहाँ पे बुलाया। और इस टाइम तो दाऊद ने स्टेबल कर ही लिया था अपना गैंग ना। ये साबिर की डेथ के बाद में वो पूरी तरह खुद ही संभालने लगा था अपने बड़े भाई के बाद। 84 करीबन की बात रही होगी, ज़्यादा टाइम मतलब बहुत पुरानी ऐसी वो नहीं थी इनकी कि एक दोस्ताना पुराना आ रहा है। लेकिन इसके बाद जब ये इसके गैंग में आया, इसने राजन के दाऊद के लिए सबसे बड़ा काम किया। जो समद खान की हमने बात की थी कि आखिरी करीम लाला ने, जिसको जो इसका एक मेन रिवेंज था कि करीम लाला का गैंग ख़त्म करूँगा, समद खान को मारने वाला राजन था। अच्छा, बहुत ही ड्रामेटिक सीन, एकदम लिफ्ट खुली और ठाएँ 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 वो वाला जो होता है ना मूवी में दिखाते हैं, एग्जैक्ट समद खान की डेथ थी वो। सेम किलिंग ऐसी की गई थी। वो किसी से मिलने गया था, वहाँ पे ये पहुँचे, राजन था उसमें, शकील भी उस समय साथ में था। शकील भी इसके साथ में ही रहता था हमेशा। छोटा शकील और छोटा राजन, हाँ, दोनों साथ साथ रहते थे। हाँ, छोटा शकील था गैंग में, एक बड़ा शकील भी उस तरह से भी शकील भी था। तो इसको इसकी हाइट थोड़ी सी
कम था, तो इन्होंने इसको छोटा शकील कहना शुरू किया था डी कंपनी ने, लेकिन ये पहले से था। राजन की एंट्री बाद में हुई थी। तो राजन यहाँ से इसका सबसे बड़ा काम किया समद खान के साथ का, कि समद खान को मारा। और उसके बाद में जब समद खान को मारा तो मैंने आपको बताया दाऊद ने सीधा भागने का प्लान बना लिया था कि भाई अब तो दुबई जाना पड़ेगा। ये दुबई गए, वहाँ पे इन्होंने अपना डी कंपनी पहली बार, छोटा राजन भी चला गया साथ में। नहीं, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी कि छोटा राजन 1 साल रुका। क्यों रुका था आपको पता है? अब्दुल कुंजू अभी भी जिंदा है, तो उसने अब्दुल कुंजू को 1 साल के अंदर में मारा था। वो कैसे मारा था कि वो, क्योंकि उसने उसका ट्रैक नहीं छोड़ा, वो 4 बार बच गया था उससे। वो फिर से एक बार उसको पता चला कि ये भाई यहाँ पे चेंबूर में एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है लड़कों के साथ। और अब उसने भी सोच लिया कि भाई अब नॉर्मल हो गई हैं सारी चीज़ें, 2 साल निकल चुके थे इस चीज़ को। उसने कहा कि ये इसमें यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, इसको खबर लगी, ये सारे के सारे वही पैड वगैरह ये सब अपना जर्सीज़ पहन के गए, उसको वहाँ बुरी तरह इन्होंने ख़त्म किया। ये फाइनल इसने 86 में ख़त्म किया है अब्दुल कुंजू को, मतलब 83 से लेकर 3 साल तक ट्रैक लगातार उसका कर रहा था। इसके बाद 87 का बताया जाता है कि पहले दाऊद ने, जबकि शकील पहले साथ में था, उसको बुलाना चाहिए था। भाई एक तरह से बनता है ना कि जो साथ में बंदा है उसको आप बुलाओगे। इसने पहले राजन को बुलाया दुबई, 1 साल के बाद फिर शकील को बुलाया, मतलब 88 और 86 में शायद राजन को बुला दिया और फिर 1 साल का गैप देके शकील को बुलाया बाद में। राजन ने जाके वहाँ पे उसको कहा जाता है कि दाऊद का ब्रेन, डी कंपनी का, मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो था, अभी तक तो भाई ये एक तरह से गैंगस्टर्स वाला काम कर रहे थे ना, ऑर्गेनाइज क्राइम, अंडरवर्ल्ड, ये सारी चीज़ें इन्होंने बना दी थी। लेकिन डी कंपनी जो बनी, और डी कंपनी इज़ इक्वल टू दाऊद कंपनी, उसका और कुछ इनका वो नहीं था, उन्होंने सीधा लिया था। वो अपने स्टेटमेंट में भी बोल चुके हैं, छोटा शकील ने स्टेटमेंट दिया कि हमने डी का दाऊद लिया और कंपनी बना दिया। तो डी कंपनी जो था वो सीधा सीधा वहाँ से इसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इन्होंने देना चालू किया होटेलियर्स को, ठीक है, आपके पब और बार के जो लोग ओनर्स हुआ करते थे मुंबई में, उनको, रियल एस्टेट के जितने लोग थे, इनसे कांटेक्ट करना, ठीक है, इनसे पैसा लेना, एक पूरा ओवरऑल बिजनेस बना दिया था कि मुंबई से चले गए हम लोग, लेकिन मुंबई से हमें पैसा मिलता रहे, कंट्रोल हम ही कर रहे हैं, कंट्रोल हम करें, फिल्म में हमारा कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, किसको क्या करेंगे ऊपर से। क्योंकि दाऊद हेड था डी कंपनी का, तो इन्होंने कराची जो माफिया है, कराची माफिया बहुत ख़तरनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे तो वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि आप सर इधर मुंबई वाला कवर करते हो, एक बार आप कराची वाला कवर करो, आपको तो उधर लोग मिलेंगे जिन्होंने 400 मर्डर किए, ऐसा। तो कराची का मुहाजिर माफिया एक, तो इन सबको इसने, छोटा राजन ने टैप करना शुरू किया कि आप भी साथ में डी कंपनी के साथ काम करो। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही उसने बनाया, उसको कहते थे कि वो दिमाग है, दाऊद का ब्रेन है। तो ये सारी चीज़ें थी, उसने बनाया करा पूरा काफ़ी ज़्यादा, मतलब तो वो इस तरह से साथ में आया था इन लोगों के। तो ये पकड़ा कैसे गया वैसे छोटा राजन? पकड़ा तो यार ये था इन लोगों का, और पहले से आता है, 93 ब्लास्ट के टाइम से ये बात आ जाती है। मतलब 93 ब्लास्ट से ये पहले ना, अगर आप देखो कि 1992 में ये 86 में गए हैं, 90 तक स्टेबल हुए दुबई के अंदर, इन्होंने अपना डी कंपनी बनाया नेटवर्क। 91 में लोखंड वाला हुआ शूट आउट, लोखंड वाला शूट आउट 91 हुआ, उसके अगले साल जे हॉस्पिटल का शूट आउट होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जे हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि एक तो अरुण गवली गैंग ने उस टाइम पे यहाँ पे हसीना पार्कर, जो इसकी दाऊद की बहन हुआ करती थी, उनके पति को इब्राहिम पार्कर को मार दिया था अरुण गवली गैंग ने। उसका बदला लेना चाहता था दाऊद इब्राहिम। अब ये दुबई में था, मुंबई में होता तो हो सकता था वो जल्दी कर लेते इन चीज़ों को और वो खुद से करवा सकता था। ये वहाँ पे था और छोटा राजन सारा काम संभाल रहा था। तो इसने बोला छोटा राजन को कि भाई ये जो भी लोग थे इस टाइम पे, वो लोग जहाँ कहीं भी हैं, जो भी हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिनने मारा था इनके पति को, तो उनको वहाँ के लोगों ने भी, जो वहाँ के दुकानदार थे, उन्होंने पकड़ के बहुत पीटा था। तो वो उस समय जे हॉस्पिटल में वो थे, एडमिट थे, जो मर्डर थे। तो ये पता है कि भाई मर्डरर है मुंबई के अंदर ही जे हॉस्पिटल में। तो दाऊद को एक गुस्सा बनता जा रहा था दिन पे दिन कि भाई ये छोटा राजन जो है ये काम ये करा क्यों नहीं रहा, मतलब जे हॉस्पिटल में है। तो उसका ये था कि भाई हॉस्पिटल से निकल जाएं बाहर, वहाँ पे सिविलियन भी होंगे, काफ़ी सारे लोग होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर शूट आउट करना, मतलब मैं कहता हूँ सबसे बेकार गलत चीज़ है यार, क्योंकि मरीज़ वहाँ पे हैं, आप तो निहत्तों के ऊपर भी नहीं, आप तो मरीज़ों के ऊपर फायर कर रहे हो, वो वाली चीज़ तो वो सबसे गलत चीज़ है। तो राजन का ये था कि यहाँ से निकल जाएँ शूटर्स, उसके बाद इनको हम कहीं भी नैप कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। लेकिन दाऊद को उस टाइम पे ये कहा जाता है कि शकील ने कान भरने शुरू किए थे। अच्छा, छोटा शकील अगेंस्ट राजन के उस टाइम इसने कान भरने उसके शुरू किया। और साथ में ये जो शेट्टी था एक, साधु शेट्टी नहीं था, ये दूसरा एक और सौत्या कहते थे, सुनील सावंत एक और वहाँ का गैंगस्टर था जो कि इनके पास दुबई जाता था, मुंबई का ही था
मिलने जाता था, उसने शकील ने, इन लोगों ने कान भरने शुरू किए कि भाई ये आपका बात नहीं मानता है, ऐसा ऐसा कर रहा है और हम कर देंगे, हमें दे दो चांस। शकील का वो पहला काम था एक तरह से, जो दाऊद ने उसको प्रॉपर दिया है कि हाँ चल ये काम आप कर दो। और उसके बाद उसने जो काम वहाँ पे किया, इतनी कहते हैं कि मतलब बहुत ही जल्दबाजी का काम था वो। हॉस्पिटल में जाके 250-300 राउंड फायर किए इन लोगों ने। AK-47 का यूज़ किया गया हॉस्पिटल में यार। 1992 जे हॉस्पिटल शूट आउट अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा, आप कभी पढ़ोगे ना उसको तो बहुत है उस पर। तो उसमें सिर्फ गैंगस्टर्स ही मरे या वही सिविलियंस? ना, उसमें सिविलियंस भी? जो वार्ड के जो लोग हैं वो हैं, बाकी स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनको गोलियां लगी, मरीजों को गोलियां लगी थी, वो घायल हुए थे। उसमें जो 3 गैंगस्टर वहाँ पे जो एडमिट थे वो भी नहीं मरे यार। बड़ी बात ये थी कि ये उनमें से एक मरा था वहाँ पे। अच्छा, ये सिर्फ उसमें एक को मार पाए थे, उसके बाद इनको भागना पड़ा क्योंकि पुलिस फोर्स आ गई और सब कुछ। जे हॉस्पिटल में शूट आउट मतलब बड़ी चीज़ है ना, वो वाली चीज़। तो वो चीज़ इन्होंने की वहाँ पे, वो फेल ही अटैम्प्ट था, लेकिन एक बंदे को मारा था, बाकी 2 फिर नेपाल के रास्ते भागे थे। लंबी स्टोरी है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये पर जो है फेल अटैम्प्ट था, लेकिन उस टाइम पे ये दाऊद इब्राहिम जो था वो राजन से दूर हो गया था कि भाई तूने नहीं किया, इन लोगों ने कर दिया। तो वो चीज़ के भाई तूने नहीं कर पाया। उसके बाद में हाल के हाल अपन को पता है 92 में बाबरी डेमोलिशन हुआ। उसके बाद कम्युनल कलर एक जो होता है ना, हिंदू गैंगस्टर मुस्लिम गैंगस्टर, वो देखने को पहली बार मिला अंडरवर्ल्ड में। 93 की जो प्लानिंग इन लोगों ने की है, राजन के स्टेटमेंट हैं और लोग भी बताते हैं, कई लोग ये स्टेटमेंट अपने देते हैं कि 93 की प्लानिंग के बीच में राजन दुबई में ही था इन लोगों के साथ में, लेकिन कभी भी उसको उस मीटिंग्स में लिया नहीं जहाँ पे सारे जो गैंगस्टर्स थे कराची के इधर उधर के आते थे, ISI के लोग आते थे, कभी भी वहाँ पे उसको लिया नहीं उन मीटिंग्स में। तब से उसको लगने लगा था कि मेरे को इन लोगों ने शिफ्ट साइड करना शुरू कर दिया है। फिर वो कहता है कि मुझे एक फ़ोन आया सडनली कि भाई अगले दिन आपका वो है कि आपको मार देंगे डी कंपनी के ही लोग, और ये पूरा शकील वगैरह इन लोगों का काम है, आपको ख़त्म कर देंगे। तब वो वहाँ से भागा है 93 में दुबई से, और भाग के उसका बताया जाता है कहानी कि वो सीधा अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी पहुंचा। हमारी एजेंसीज़ के IB के जो लोग वहाँ पे, रॉ के जो लोग वहाँ पे रहते हैं, RNW के, हमारे एजेंट से मिला, वहाँ पे जाके कहा कि मुझे शरण दे दो, भारत में बुला लो, ये लोग मार देंगे, या मुझे कहीं और सेफ़ हाउस पहुँचा दो। तो उसको फिर सेफ़ हाउस वगैरह अलग अलग बैंकॉक रुकवाया, सिंगापुर रुकवाया, अलग अलग जगह। तो वो इंडिया के उस टाइम से कॉन्टैक्ट में आ गया था। तो ये बताया जाता है कि अब वो जब इंडिया के कॉन्टैक्ट में आ गया था, यही अकेला रीज़न था कि दुबई से दाऊद को हटाना था। और ये ISI चाहती थी, पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि 93 ब्लास्ट में था उसका इन्वॉल्वमेंट। राजन एक बंदा आपके ग्रुप से निकल के हमारे पास आ गया, इंडिया के पास, हम उससे पूछताछ करके निकलवा लेंगे कि भाई कहाँ का इन्वॉल्वमेंट था और अभी कहाँ पर रह रहा है दुबई में, सीधा जाके नैप करेंगे। उस टाइम ISI ने इसको उठा के पाकिस्तान कराची ले गई है। तो अब भी वो पाकिस्तान वो था 93 जब इसको यहाँ से ले गए। ओके, उसके बाद जो पाकिस्तान में ही है, वो तो कितना भी मुकर जाए ये लोग, मना कर पाकिस्तान में ही है। हाँ यार, अभी लेटेस्ट कुछ न्यूज़ है आपके लेटेस्ट पास? तो बहुत कुछ अच्छे पढ़ा? अपडेट्स हैं यार। लेटेस्ट अपडेट ऐसे हैं कि मतलब अभी तो आपको मैं कुछ ऐसे 4 अपडेट बताता हूँ, जिसमें ना 2018 में सबसे पहली बार क्या हुआ था कि 2018 में एक FATF होता है वर्ल्ड फोरम पे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये क्या करते हैं, UN और पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड इसको काम होता है कि वो ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को स्पॉन्सर करते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, उनको अपनी ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, ग्रे देन ब्लैक। तो मतलब वो वाला जो लिस्ट होता है, अगर ग्रे लिस्ट में जाता है कंट्री तो उसके ऊपर बहुत से सैंक्शन लग जाते हैं, उसके ऊपर पूरी ट्रेड दुनिया भर नहीं से कर सकते, ट्रेड नहीं कर लोगों सकते, को आपकी वीज़ा इंटरनेशनल मिलने प्रेशर में, बना हाँ, रहेगा, वो सब, हाँ। UN का US का प्रेशर रहेगा, सबका प्रेशर रहेगा। तो 2018 में FATF की लिस्ट में इसको पाकिस्तान को डालने का पूरा हो गया था कि इसको डालना है। उसके पहले 3 बार डल भी चुका है, ऐसा नहीं कि कभी गया नहीं है। पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, हमको पता है यार, हम सभी जानते हैं कितना कुछ उसने अभी तक किया है हमारे खिलाफ। तो वो चीज़ें, तो ये 2018 में उसको कहा गया कि आप अपने यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, जो टेररिस्ट हैं या बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनके बारे में बताओ। उस टाइम पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि भाई दाऊद इब्राहिम भी हमारे यहाँ। एड्रेस दिए थे उसने, 3 एड्रेस दिए हुए हैं कि एक कराची का है, एक इधर का, एक क्लिफ्टन का है, ठीक है, कराची में क्लिफ्टन बीच के पास में। तो ये सारे एड्रेस उसने उस टाइम से निकाल के दिए FATF को। ठीक है, वो तो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है यार, वो तो इंडिया का उसमें ऐसा कोई ऐसा रोल नहीं है। उनको उसने पहली बार ये माना कि मतलब हाँ ये हमारे हैं, जबकि अभी तक तो नहीं करता हुआ आया था। उसके बाद 2020 में एक और गैंगस्टर था मुंबई अंडरवर्ल्ड का, डी कंपनी का, एजाज लकड़ावाला। इसे मुंबई पुलिस ने पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उससे जब इंटेरोगेशन की तो उसने कहा पहली चीज़ तो भाई कहाँ है बता,
कहाँ है ये दाऊद इब्राहिम? कहता है वो तो कराची में ही है, मैं मिल के आया हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज़ उसके गैंग्रीन हो गया है, बीमारी गैंग्रीन हो गया है, उसका पैर जो उंगलियां हैं जो गलना शुरू हो चुकी हैं, ये चीज़ उसने बताई। इससे भी लेटेस्ट आपको बताऊँ 2022 में ये जो हमने बात की थी जिनकी लेडी की, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, जो उनका लड़का है इस समय अलीशा पारकर, उसे एनआईए ने, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2022 अक्टूबर, हाँ सितंबर में पूछताछ की। कुछ अलग एक केस था वो, इसमें इस लाइन में वो नहीं है वो लोग, लेकिन एक अलग केस था, उसके लिहाज पे उन्होंने वहाँ से पूछताछ करना शुरू की। तब उन्होंने प्रॉपर बताया, कहते हैं दूसरी शादी कर ली है, 60 के ऊपर उम्र हो गई है, दूसरी शादी कर चुके हैं एक पठानी पाकिस्तानी लड़की से। प्लस उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि गैंग्रीन जो है वो तो हो ही गया है, इस समय साबिर की जो इनके बड़े भाई की फैमिली थी वो भी इनके साथ रह रहे थे, उसने कई अपडेट दिए। कहते हैं कि 2020 में लेकिन जो कोविड आया तो साबिर का जो बड़ा लड़का था शिराज, उसकी डेथ हो गई है उसमें कोविड में, तो वो लोग अभी वहीं पे पाकिस्तान में इनके साथ रह रहे हैं। और उसने ये भी बताया कि गैंग्रीन तो हो ही गया है, और दूसरी चीज़ जो राजन के साथ में स्प्लिट हुआ था, शकील, दाऊद और राजन का जो स्प्लिट हुआ दुबई में छोटा शकील के वजह से, वो कहता है कि अभी शकील और अनीस इब्राहिम जो इसका छोटा भाई है उनके बीच में सेम चीज़ देखने को मिल रही है। अच्छा, मतलब जो अभी भी ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में जो भी इनके काम होंगे उसमें अभी स्प्लिट फिर से देखने को मिल रहा है वही वाला। पर क्या इंडिया में अब भी इनका इतना होल्ड है जितना पहले था? होल्ड तो नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब उस तरह से जो हमारी एजेंसीज भी अभी बहुत ज़्यादा। अब यूरोप में कर रहे हैं ये काम, यूरोप में बताया जाता है, मिडल ईस्ट में बताया जाता है, यूएई में बताया जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो इन लोगों के कई सारे ऐसे काम जिसमें ज़्यादातर तो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, मतलब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी निकल के आता है रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का, और इस चीज़ का कि ये पाकिस्तान में किस जगह पे इसकी लोकेशन है। मतलब अब तो ये भी क्लियर हो गया है कि भाई कराची के अंदर जो अभी लेटेस्ट हमारे पास में एक अपडेट आया है वो ये है कि कराची के अंदर क्लिफ्टन बीच के पास एक दरगाह है जहाँ पे, जिसका नाम एक बहुत, आप सर्च करेंगे हो सकता है आपको मिल जाएगा, उस पर दरगाह है, उसके पास में पीछे जस्ट इनका एक कंपाउंड बना है जहाँ पे ये रहते हैं। फुल वहाँ पे आईएसआई का प्रोटेक्शन है, सब कुछ चीज़ें इनको दी गई हैं। जो स्प्लिट आया है अभी अनीस इब्राहिम और शकील के बीच में, आईएसआई ही पूरा इनको संभाल रहा है। और इसके प्रूफ पता है किस तरह से मिलते हैं? दाऊद इब्राहिम जब पाकिस्तान गया था उस टाइम से लेके अभी बीच में वहाँ की एक बहरिया टाउनशिप होती है, जैसे हमारे यहाँ ना बड़े बड़े रियल एस्टेट के ओनर्स होते हैं, कई बड़े नाम है इधर इंडिया में, वहाँ पे एक बहरिया टाउनशिप है कराची में। वो एक बहुत ही छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था उसका मालिक, लेकिन वो दाऊद के कॉन्टैक्ट में बहुत पुराना टाइम से है, मतलब दुबई के टाइम से है। आज के टाइम पे उसके सबसे बड़े जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर है ना कराची में, वो बहरिया टाउनशिप, बहरिया आइकन जिसका नाम है बिल्डिंग का, वो जस्ट उसी लोकेशन पे है जहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहरिया आइकन है स्काई स्क्रैपर, इधर वो दरगाह है, ये वो कंपाउंड है। ऊपर से मैं शायद उस एक्ट्रेस का, महविश हयात नाम है शायद, मैं नाम बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है, उसका एक सडन राइज देखने को मिला पाकिस्तान इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। जो ये लोग पहले यहाँ करते थे बॉलीवुड के में वो सारी चीज़ें, उसका सडन एक राइज देखने को मिला है। और रूमर्स काफ़ी सारे आ जाते हैं सामने कि भाई वो दाऊद के साथ में कनेक्टेड है, रिलेशंस है। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये इंडियन फिल्म से भी इनका पैसा इन्वॉल्व हुआ है, अब भी पैसा इन्वॉल्व रहता है क्या? इस टाइम का तो मतलब ऐसा कुछ सामने आता नहीं उस तरह से, लेकिन हाँ पहले बहुत सारा फिल्म फाइनेंसिंग मतलब होता था करीम लाला के टाइम से यार। मतलब जब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है, मुझे लगता है कि उस टाइम से करीम लाला ने कई बार उनके फ़ोटोज़ देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट फिल्म फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ किस मूवी में किया है इन्होंने, उसके तो उतने एग्जाम्पल नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कुछ इन लोगों के एग्जैक्ट पर्सनैलिटी के ऊपर मूवीज़ बना दी गई थी बॉलीवुड में। मतलब एग्जैक्टली हाजी मस्तान दिखा दिया एक मूवी में कि ये ही उनके ऊपर मसीहा करके, कि गरीबों से लेके अमीरों से लेके गरीबों में देने का रॉबिन हुड वाली छवि जो होती है, तो वो दिखाया करा उसमें इसका हाजी मस्तान का पैसा है। हेलन के साथ में जो एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस बहुत बड़ी हेलन, तो उनके साथ में उनका एक किस्सा आता है सामने कि पीएन अरोरा जो उनके पति थे, पहले हस्बैंड थे, उनके साथ में कुछ घरेलू विवाद था, तो उन्होंने अप्रोच किया करीम लाला को, तो ये जाके इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने वापस उनका सारा सामान दिया हेलन का, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने कोर्ट केस किया हेलन के ऊपर। तो वहाँ पे जाके ये करीम लाला कोर्ट में बैठ गए और कोई गवाह ही नहीं आए उनके डर से। इस तरह से ये दबाना भी, मतलब इन लोगों एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ करीम लाला की, आप तो फिल्म स्टार्स की बात कर रहे हैं,
ये ऑन रिकॉर्ड है, इसे बोलने में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी के साथ में करीम लाला का एक फ़ोटो है, न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी ज़्यादा चलाया कि भाई ऐसा कैसे कि देश के प्रधानमंत्री के साथ में करीम लाला का फ़ोटो कैसे आ सकता है। तो आप ये देखो कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा होता है फिल्म इंडस्ट्री में। करीम लाला ने एग्जैक्ट अपने स्टेटमेंट में बताया उस समय किन्हीं जर्नलिस्ट को, उन्होंने कहा कि एक हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय शायद, जहाँ पे मैं एग्जैक्ट अगर नाम ले रहा हूँ, वो सिनेमा में उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, एक्टर भी हुआ करते थे, ठीक है, म्यूज़िक में भी उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन था। तो 1973 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना था। और करीम लाला ने कभी भी राष्ट्रपति भवन नहीं देखा था, उनको एक मन था करीम लाला का कि मुझे राष्ट्रपति भवन तो देखना है, दिल्ली आना है एक बार। वो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के पास गए, उनसे जाके कहा कि भाई तुम्हें पद्म भूषण मिल रहा है 73 अभी इसी साल, मुझे ले चलो। वो टाइम था जब ये उनके साथ में आए। यहाँ पे वो जो एक फ़ोटो आता है इंदिरा गांधी के साथ में, तो वो साथ में उनके पहली बार मिले और वो पहली और आखिरी मुलाकात थी इंदिरा गांधी जी के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन की। तो वो उसको वो जानती होंगी? नहीं, वो नहीं जानती थी, बिल्कुल नहीं जानती थी। जो स्टेटमेंट बताया गया था एक जर्नलिस्ट को इनके द्वारा, करीम लाला के द्वारा, तो उसमें यही बताया गया था कि भाई मैंने उनसे इनको मिलवाया इस तरह से गया था कि ये पठानों के लीडर हैं, इंडिया के, मुंबई के पठानों के बहुत बड़े लीडर हैं और ये आपसे मिलना चाहते थे, राष्ट्रपति भवन देखना चाहते थे, आना चाहते थे। तो इन्होंने अपने अंदाज में कहा था करीम लाला ने उनसे कि आप मुंबई कभी आएँ तो मुझे बताइएगा। मुझे देश के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप कभी मुंबई आओ। वही चीज़ थी यार कि मतलब इस तरह से। तो मतलब आप इससे ये चीज़ देखो कि फिल्म्स में, सिनेमा में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था कि वो एक पद्म भूषण से सम्मानित जो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी थे, उनके साथ में वो यहाँ तक पहुँच गए थे। और क्योंकि इरादा हो सकता है कि ठीक होगा कि भाई मुझे सिर्फ जाके मिलना है, देखना रास्ते, तो वो भी ले आए होंगे। तो ये चीज़ें मतलब इन्वॉल्वमेंट तो रहा है भाई। क्रिकेटर्स के साथ भी तो रहा है, जैसे मैच क्रिकेटर्स के फिक्सिंग का साथ भी में हमने भी इतना सुना है। कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो सभी लोग मतलब बताते हैं, सबको पता है कि कपिल देव थे शायद जिन्होंने डांट दिया था कभी, ड्रेसिंग रूम में गए थे, ड्रेसिंग रूम में आ गया था दाऊद इब्राहिम, तो उसको उन्होंने डांट दिया कि ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारी ये जो 2000 का साल, 2000 का जो सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था, स्कैम मैच फिक्सिंग हुई थी, जिसमें हैंसी क्रोनिये साउथ अफ्रीका का, हर्षिल गिब्स, इन सभी का नाम आया था उसमें। तो अपने इंडिया के भी मनोज प्रभाकर और अजय जडेजा का नाम था, सामने था। प्रभाकर ने कपिल देव के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए थे, वो रोए थे बाद में टेलीविज़न पे, सबके पास वीडियो है वो, तो वो देखा है हम लोगों ने। लेकिन उसमें जो लोग पकड़े गए थे ना, उसमें डायरेक्ट लिंक था सीधा कि अंडरवर्ल्ड का यहाँ पे पूरा डी कंपनी का हाथ रहा है। शाहजहाँ का मैच फिक्सिंग ले लो आप, चाहे पाकिस्तान में, उसके पहले 3 तो एक्सपोज पाकिस्तान में हो गए थे मैच फिक्सिंग के। पाकिस्तान हमेशा इन गलत चीज़ों में आगे रहा है। हम मतलब हमें तो पता है वो चीज़ है ना, टेररिज्म हो गया, आपका मैच फिक्सिंग हो गया। तो पाकिस्तान के वहाँ पे 3 एक्सपोज जो थे, उसमें पूरा डी कंपनी, इंडिया का ये जो मैच फिक्सिंग, इनफैक्ट 2013 में अभी जो हुआ था, 2013 की मैं आपको बात बताऊँ, ये बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ था। स्पॉट फिक्सिंग का केस था। दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस दोनों काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस शायद स्पॉट फिक्सिंग पे काम कर रही थी, मुंबई पुलिस बैटिंग पे काम कर रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े लोगों के नाम आए थे। आप जानते होंगे राजस्थान रॉयल के उस समय के ओनर्स वगैरह, नाम अभी क्या ही लेना है किसी का, और CSK के जो हेड प्रिंसिपल थे उस समय, और वो भी उनके दामाद थे जो उस समय BCCI के चेयरमैन थे, तो उनका नाम आया था कि वो लोग खुद अपनी टीम्स पे बैटिंग करते थे IPL में। तो लोगों का तो भरोसा उठ गया था क्रिकेट सही होता भी है यार कि नहीं होता है। तो उस समय पे क्योंकि इतने बड़े नाम आते जा रहे थे ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने जस्ट एक मैसेज डाला था छोटा शकील को। और ये आम बात है जर्नलिस्ट में, मतलब कॉन्टैक्ट्स होते हैं भाई, सोर्सेज होते हैं, काफ़ी बार खबरें लेनी होती है, तो कोई ना कोई रखना पड़ता है इस तरह के लोग। तो वो वाली चीज़, तो छोटा शकील ने सिर्फ उस मैसेज, इन्होंने मैसेज किया, उसका वहाँ से कॉल आया था रिवर्ट, अच्छा, डायरेक्ट कॉल, और सीधा उसने कहा मतलब भाई अब हराम का पैसा जो है नहीं लेते हैं, हम लोगों का ये सब काम अब नहीं है, अभी हम प्रॉपरली रियल एस्टेट में उतर चुके हैं, फिक्सिंग वगैरह में हमको मत लगाओ, अभी ये सब काम हम छोड़ ही चुके हैं। अच्छा, ये छोड़ चुके हैं का मतलब सिंपल है कि भाई पहले हम करते थे, जितने मैच फिक्सिंग हुए उसमें हम थे, छोड़ चुके हैं अभी, पर अभी हम रियल एस्टेट में, ये भी बात आपने एक्सेप्ट कर ली उतनी सी लाइन में। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब स्पॉट फिक्सिंग में हर बार नाम सामने आता था, क्योंकि मेन जो फिक्सिंग हुई थी ना, जो बुकीज सारे थे इन्वॉल्व, उस समय एक असद रौफ करके एम्पायर हुआ करता था पाकिस्तान का, उस IPL के सीज़न का एम्पायर था वो, उसने दिए थे सारे बुकीज़ के नंबर। अच्छा। और राकेश मारिया सर यहाँ पे मुंबई में
उस समय जो एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे उस विंग के, उन्होंने यहाँ पे पूरा फ़ोन ट्रेसिंग वगैरह चल रही थी कि एक नंबर है जो लगातार मुंबई से पाकिस्तान कांटेक्ट कर रहा है, हर अगले दिन इतने कॉल्स आ रहे हैं। किसका नंबर है पता चला कि असद रौफ का नंबर है, एम्पायर है पाकिस्तान का, इस सीज़न का एम्पायर रहा है। बताओ। उसने लेके पूरे सटोरियों को यहाँ पे लगाया, इसमें स्पॉट फिक्सिंग कराई। आप इस समय बेल्ट वो टॉवल लगाओगे अपने पेंट में, आप इस टाइम पे ऊपर देख के फिर ओवर डालोगे। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे फ़ोन टैपिंग कर रही थी उन दोनों मैचेस की। 9 मई और शायद 15 मई का मैच था, राजस्थान रॉयल्स और पुणे का था एक, और राजस्थान रॉयल और मुंबई का था। तो राजस्थान रॉयल तो आई थी इसमें, फंसी थी पूरी तरह ना। तो वो श्रीशांत, अजीत चंडीला, अंकित चौहान ये सारे फंस गए उसमें। मतलब इनका आया था कि भाई इन्होंने सेम उसी तरह बॉल डाली है, ये वो चीज़ें खैर वो चली, पर सीधे वो तार जुड़े थे असद रौफ से पाकिस्तान के जो बुकीज़ हैं, और वो पाकिस्तान के बुकीज़ किसके हैं वो सभी जानते हैं। हाँ भाई तो जो एक कैरेक्टर था करीम लाला जो इंसान था, उसका एंड कैसे हुआ था? उसको भी मरवाया था दाऊद? नहीं, करीम लाला को मरवाया नहीं। करीम लाला ने ना अपना जितना भी कारोबार था एक समय पे आके उन्होंने समद खान पठान को दे दिया था, और वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए थे। मतलब उनका तो काफ़ी बाद में अभी वो हुआ है, नाम डेथ हुई थी उनकी बाद में बहुत ज़्यादा, और कुछ बीमारियों के चलते ही हुआ था। लेकिन करीम लाला, उम्र की बात होती है दोस्त। अभी आप ये देखो कि दाऊद आज किस उम्र पे है, 68 साल का हो चुका है। छोटा शकील 63-62, इन जो 60 साल का अनीस इब्राहिम, तो ये सारे लोग इस उम्र पे आ चुके। तो उम्र के साथ में आपका ना वो चीज़ें आ जाती हैं। उस टाइम तो करीम लाला का एंड वगैरह नहीं हुआ था, जस्ट ये फर्स्ट फेज़ हुआ करता था, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में आप अयूब बाबा को देखते हो, फिर करीम लाला को देखते हो, फिर आप देखते हो कि मस्तान, बरदराजन मुदालिर। तो ये फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ जब ये लोग हो गए 60 साल के, 70 साल के, 60 साल के करीबन के। तो सेकंड फेज़ के गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड डॉन, ये सब दाऊद इब्राहिम, गौली, साबिर, ये सब आए। तो वो एक डाउनफॉल उन लोगों का आ जाता है, हर फील्ड में होता है। उठाए बंदा नीचे जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। बट अभी अंडरवर्ल्ड इतना एक्टिव है अभी के टाइम पे, आप जो रिसर्च कर रहे हो या कुछ इस टाइम पे जो एक चीज़ सामने आती है वो यही दिखता है। मतलब अभी इसको अपन बता सकते हैं क्योंकि पुख्ता जानकारियाँ प्रॉपर उस पर नहीं आती हैं कि ऑफिशियली इन चीज़ों को पकड़ा गया है। लेकिन हाँ, ये बताया जाता है कि काफ़ी सारा मुंबई के अंदर जो स्क्रैप का जो काम है, मान लीजिए उसके टेंडर्स हो गए, बिल्डिंग्स को, रियल एस्टेट के अंदर जितने भी काम है, चाहे बिल्डिंग को तोड़ने से लेकर बनाने से लेकर स्क्रैप को, टेंडर्स जो होते हैं स्क्रैप के, उन सब में काफ़ी जगह अंडरवर्ल्ड का इसमें देखने को मिलता है। और ये पूरे मुंबई में ही है या पूरे इंडिया में है? नहीं, मुंबई में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि मेनली जो लोग रह भी गए ना, जो दुबई नहीं गए हैं, जो पाकिस्तान नहीं गए हैं, वो तो मुंबई में रह रहे हैं। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग अभी उधर ही हैं। और ऐसा मतलब बताया जाता है कि कई बार पकड़ा भी जाता है, छापेमारी की जाती है, तो ये सब निकलती हैं चीज़ें। पर हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा कम है उस तरीके से। भाई ये तो चलो बॉम्बे की बात हो गई, और ये इतनी हाइप में भी इसलिए आई क्योंकि ये नेशनल इश्यूज बन गए। बट बहुत सारी आपने रिसर्च ऐसी भी करी होगी जो अपने यूपी साइड, दिल्ली साइड, ऐसे लोकल गैंग्स और गैंगस्टर्स होंगे जो, ये चीज़ मैं जब आपको शो के स्टार्टिंग में भी बोला ना एपिसोड के, बॉलीवुड ने सेंसेशनलाइज ज़्यादा कर दिया। वरना आप ये देखो कि वो सेम टाइम था यार। आप देखो कि AK-47 पहली बार कहाँ, मतलब किस तरह से इन्होंने यूज़ किया। सबसे पहली बार ये आपका श्री प्रकाश शुक्ला ने किया यूपी में। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था श्री प्रकाश शुक्ला, वो AK-47 लेके चलता था, मार देता था लोगों को। पुलिस में जो उसका खौफ, अरे वो ऐसा गैंगस्टर था, उसने CM की सुपारी ले ली थी। जिसके चक्कर में ATS यूपी बनी थी शायद। STF स्पेशल टास्क फोर्स पहली बार बनाई गई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे एक दूसरी रिसर्च से पता चला कि वीरप्पन जो था, एक मूंछों के लिए काफ़ी फेमस था, तो वीरप्पन जो था, वीरप्पन के एनकाउंटर के लिए सबसे पहली बार वहाँ पे STF को जस्ट 1 साल पहले उसका एनकाउंटर हुआ है, वहाँ पे बनाया गया था। ये STF यूपी की पहली STF या इस रीजन की, इस तरह से आता है। खैर वो बड़ा डिबेट का विषय। मैं भी सोच रहा हूँ कि कई बार मतलब कभी किसी से सामना हो तो मैं उनसे पूछ लूँ कि मतलब पहली बार। बट ये क्रिमिनल्स भी एज बिग एज बॉम्बे क्रिमिनल्स ही थे। यहाँ भी गैंग वॉर्स काफ़ी पूरे इंडिया में ही चल रही होंगी। नहीं, वही चीज़ है कि यार गैंग तो यहाँ पे काफ़ी सारे थे पूर्वांचल में। आप आज की डेट में, आज तो जैसे हमने मिर्ज़ापुर देखा है, आज हम मूवीज़ देखते हैं कि वो जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आपका गोंडा, ठीक है, प्रतापगढ़। लेकिन उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा गैंग थे। इनफैक्ट हर एरिया के, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, आपके आगरा तक के। आगरा से आप आगे निकल जाओ, ग्वालियर में चंबल तो फेमस था ये डाकुओं के लिए ना।
तो उस टाइम पे तो डाकू लोग भी थे यार, डाकू थे, उनके ऊपर तो और 100 मर्डर होते थे, 150 लोगों को मारा हुआ है, ये सब भी थे। लेकिन सब जगह ये सब चल रहा था। आप पंजाब में अगर देख लो तो 2012-13 की बात आपको सुक्का खालून नाम का एक गैंगस्टर दिखता है। सुक्का खालून बहुत ही यूथ में तो मतलब बहुत ज़्यादा यूथ उसको वैसे वो जेल से बैठ के अपना फ़ोन वगैरह और ये सब चलाते थे उस टाइम से। भाई एक ना डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे आपके साथ जहाँ पर हम ये लोकल गैंगस्टर्स और क्योंकि ये बड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत डीप है यार ये ना बहुत ज़्यादा। अगर इस समय भी हम एक एक कैरेक्टर पे ही बात करें ना, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो कुछ गैंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो सब लोग को पता ही है वो नाम, जो सोशल मीडिया पे सीधा बोलते हैं कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, मैंने ये किया है। इस टाइम पे तो मैं ये मानता हूँ, पता है कि जैसे बॉलीवुड ने उस टाइम पे उठाया, अभी इस टाइम सोशल मीडिया ने भी वही सेम चीज़, शायद सोशल मीडिया पे वो चीज़ हो रही है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो फ़ोन चलाते हैं वहाँ से जेल से और उसके बाद पोस्ट कर देते हैं, बताते हैं कि ये हमारा था, ये हमारा काम था, और काफ़ी एक्टिवली ये लोग काम इस समय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा पुलिस को और ये सारी चीज़ें इन लोगों को देखनी चाहिए, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑल राइट भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा ये, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया। आई होप ऑडियंस आल्सो लव्ड इट। तो मैं बोलूँगा अगर आप लोग भाई को फॉलो करना चाहते हैं, प्लीज़ गो एंड डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम भाई का यहाँ पे आ ही रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और ऐसी मज़ेदार अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। जाते जाते भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? बस ये वाला कैमरा आपका है? हाँ, बस देखते रहिए आप लोग, और वीडियोस काफ़ी सारे देखिए। मेरा मेन उद्देश्य ये होता है, एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम कभी अंडरवर्ल्ड की बात करें, किसी भी ऐसी चीज़ की बात करें ना जिसमें क्राइम इन्वॉल्व है। मेरा मेन उद्देश्य ये होता है कि मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन वो पोस्ट छोड़ने के बाद में कुछ दूसरा काम करने लगते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सर ऐसा क्यों, वैसे मैं हाल ही में एडटेक में काफ़ी ज़्यादा मैंने अभी काम किया, तो मुझे पता चला कि भाई कई सारे ऐसे बड़े बड़े DSP हैं, SP हैं, वो छोड़ के आके फैकल्टीज़ बन जाते हैं, UPSC पढ़ाने लगते हैं बच्चों को। मैंने कहा सर आपने क्यों छोड़ा, तो उनका रहता है सर सिस्टम नहीं पता था कि इतना बेकार होता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि मैं अपने वीडियोस से ना आपको सिस्टम के बारे में बता दूं कि भाई हमारे भारत में जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से इतने इतने केसेस रहे हैं, ये इंडिया की अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और यकीन मानिए आपको अगर पता होगा ना, हम अपने आप में एक अलग इवॉल्व होते हैं। मतलब हमें पता रहता है कि यार देश में क्या क्या हुआ है, क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। सही बात है, सिंपल इतना है। ऑल राइट दोस्तों, मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। भाई को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर जी, बाय बाय।